आई गैरी वॉन्ट टू बिकम अ पोकेमोन मास्टर 51 से 60 तक। सूर्य धीरे धीरे 12 बजे की स्टेटस में आ गया। सबरीना, हमें दोपहर का खाना तैयार करना है, गैरी ने कहा क्योंकि लगभग दोपहर हो चुकी थी। दोपहर का खाना पहले से तैयार करने का समय हो गया था। हाँ, सबरीना ने सिर हिलाया। दोनों को एक अपेक्षाकृत खुला इलाका मिला। उन्होंने पोकेमोन को बाहर निकालकर स्वतंत्र रूप से घूमने दिया और पोकेमोन को खाना खिलाने की तैयारी शुरू कर दी। गैरी और सबरीना मिस्टर माइम द्वारा तैयार की गई करी राइस खा रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि मिस्टर माइम का खाना बनाने का कौशल बहुत अच्छा है। इसके अलावा सबरीना के मिस्टर माइम को अक्सर फूड चैनल देखना पसंद है और वह टीवी से खाना पकाने के कुछ तरीके सीखता है। खाना पकाने में वह काफी माहिर है। मिस्टर माइम के खाना पकाने के कौशल को देखते हुए वे एक छोटा रेस्तरां खोलने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं, जो निश्चित रूप से हर दिन खचाखच भरा रहेगा। गैरी अनमने ढंग से खाना खा रहा था और लगातार अपने आसपास के माहौल का अवलोकन कर रहा था। मंकी को बाहर निकालने के लिए गैरी ने खास तौर पर मिस्टर माइम से करी बनाने के लिए कहा था ताकि उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाए। गैरी, तुम इतने भुलक्कड़ क्यों हो? क्या मिस्टर माइम द्वारा बनाई गई करी राइस स्वादिष्ट नहीं है? सबरीना ने पूछा। नहीं, मैं बस आसपास के वातावरण को देख रहा था, गैरी ने कहा। पर्यावरण? सबरीना ने चारों ओर देखा। ये सड़क पूरी तरह से पहाड़ी थी, जिसमें वनस्पति न के बराबर थी। ज्यादा से ज्यादा कुछ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे और वातावरण सुंदर नहीं था। वैसे, क्या श्री इशिबाशी ने आपसे संपर्क किया है? सबरीना ने पूछा। वर्मिलियन सिटी में जो कुछ हुआ था, उसे लगभग एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन इशिबाशी ने अभी तक गैरी से संपर्क नहीं किया था। सबरीना सोच रही थी कि कहीं वह अपना वादा तो नहीं तोड़ देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वह सचमुच अपना वादा तोड़ता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार, ये सिर्फ एक मौखिक वादा है, गैरी ने कहा। गैरी को पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि इतना समय बीत चुका है और दूसरी तरफ से अभी तक उससे संपर्क नहीं हुआ है। शायद उसने वाकई अपना वादा तोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि उसे अभी भी पिट्जियोट को खुद ही ढूंढना होगा। लेकिन गैरी को कोई चिंता नहीं थी। अगर वह वाकई पिट्जियोट को पकड़ नहीं पाता, तो वह उसका प्रजनन ही बंद कर देता। जब वह काफी मजबूत हो जाता था, तो वह विरिडियन जंगल की गहराई में जाकर एक पिट्जियोट को पकड़ लेता था। वह ऐश से सीखकर उसे पकड़ने के बाद छोड़ सकता था। मुख्य उद्देश्य मिशन को पूरा करना था। तो फिर मुझे स्लोपोक को खुद ही ढूंढना होगा। सबरीना थोड़ी असंतुष्ट लग रही थी। सबरीना को बचपन से ही सब कुछ मिला था, लेकिन इस बार किसी ने अपना वादा तोड़ दिया। उसे थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन वह ये भी समझती थी कि यह सिर्फ जबानी वादा था। चूंकि किसी ने अपना वादा तोड़ दिया था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। जी, इसी क्षण एक दबी हुई गुर्राहट सुनाई दी। गैरी और सबरीना गुर्राहट की आवाज सुनकर तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा और पास ही एक चट्टान के पीछे घास का एक गुच्छा थोड़ा हिलता हुआ पाया। तभी घास से एक सफेद आकृति निकली और चट्टान पर आकर बैठ गई। मंकी, सबरीना ने पहचान लिया कि यह कौन सा पोकेमोन है और वह ये देखकर हैरान थी कि मंकी यहाँ क्यों आया। गैरी ने मैंकी की तरफ भी देखा। उसे अपने सामने वाला मैंकी ही देखना चाहिए था। बैककोट 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 LV25 मंकी क्वासी एलीट। बैककोट बैककोट बैककोट। गैरी के अनुमान से क्षमता एक स्तर कम होने के अलावा कोई अंतर नहीं है। लगभग कुलीन स्तर की क्षमता वाले पोकेमोन को पकड़ना निश्चित रूप से फायदेमंद है। छी, मंकी को गैरी और बाकी लोगों से या अपने आसपास के पोकेमोन से जरा भी डर नहीं था। वह उछलकर गैरी के पास गया और उसकी प्लेट में रखे करी चावल को देखने लगा। गैरी मूल रूप से इसे सीधे युद्ध के माध्यम से हासिल करना चाहता था, लेकिन मैंकी का सक्रिय रूप से हमला करने का कोई इरादा नहीं था। गैरी ने नरमी से आगे बढ़ने की योजना बनाई ताकि वह इसे हासिल कर सके। आप खाना खाना चाहेंगे? गैरी ने अपनी करी मंकी को दे दी। छी छी, मंकी ने उसे तुरंत नहीं खाया, बल्कि सूंघने के लिए पास आया और उत्साह से चिल्लाया। यही गंध थी जिसने उसे आकर्षित किया था। आह आह, मंकी भी बिल्कुल विनम्र नहीं था। उसने जी भरकर खाना खाया। एक बार खाने से उसकी भूख शांत नहीं हुई, इसलिए उसने 2-3 बार खा लिया। इतनी अच्छी भूख के कारण मंकी बहुत स्वस्थ और मजबूत है। सबरीना ने भी मंकी की तरफ देखा और सोचने लगी कि गैरी अचानक एक जंगली मंकी के प्रति इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है। गैरी आमतौर पर जंगली पोकेमोन के प्रति इतना दोस्ताना नहीं होता था। छी, भरपेट खाना खाने के बाद मंकी बहुत संतुष्ट था। वह बैठ गया और अपने गोल पेट पर हाथ फेरने लगा। उसने खाया पिया। अब मुद्दे पर आने का समय था। गैरी मंकी के बगल में बैठ गया और पूछा, मंकी, क्या तुम मेरे पोकेमोन बनना चाहते हो? छी, मंकी दंग रह गया। वह यहाँ काफी समय से रह रहा था और उसने स्वाभाविक रूप से ट्रेनर द्वारा पोकेमोन को वश में करने की प्रक्रिया देखी थी। यहाँ तक कि कई ट्रेनर उसे भी वश में करना चाहते थे, लेकिन वे सभी असफल रहे। मुख्य कारण ये था कि जो ट्रेनर मंकी को वश में करना चाहते थे, वे सीधे बल का प्रयोग करते थे। ये पहली बार था जब वह गैरी जैसे किसी व्यक्ति से मिला था। छी,
मैनकी खड़ा हुआ और धीमी सी आवाज में बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। सबरीना ने अनुवाद करते हुए कहा, मनकी ने कहा कि अगर आप उसे वश में करना चाहते हैं, तो आपको पहले उसे हराना होगा। वह केवल एक शक्तिशाली ट्रेनर का ही अनुसरण करने को तैयार होता है। क्या ऐसा है? तो चलो ब्रेक के बाद लड़ते हैं, गैरी ने कहा। जी। मनकी ने सिर हिलाया, उसकी आंखें तेज हो गईं, और ये देखा जा सकता था कि यह मन की लड़ाई को लेकर बहुत गंभीर है, जो उसके पहले के भीख मांगने वाले चेहरे से बिल्कुल अलग है। गैरी को भी यह मन की पहले से कहीं ज्यादा पसंद आने लगा था। आधे घंटे बाद गैरी और मैनकी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जी। मनकी ने जोर से चिल्लाकर गैरी को पोकेमोन को जल्दी से छोड़ने का संकेत दिया। एग्जीक्यूटर, ये द्वंद्व युद्ध अब तुम्हारे लिए है। अपनी शक्ति साबित करने के लिए गैरी अलाकाज़म को जाने नहीं देना चाहता था और उसने अधिक शक्तिशाली एग्जीक्यूटर को जाने दिया। एक्सेक्यूटर टीम छोड़कर गैरी के पास आ गया। जी। बिना किसी पूर्व तैयारी के मनकी ने बिना किसी युद्ध नैतिकता का पालन किए एक्सेक्यूटर की ओर धावा बोल दिया। हालांकि जब वह आधे रास्ते तक पहुंचा तो मनकी अचानक रुक गया और उसके शरीर पर हल्के नीले रंग की भ्रम की एक परत छा गई और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। तब एक्सेक्यूटर ने मैनकी को सीधे उसके बगल वाली चट्टान पर फेंक दिया। हालांकि मैनकी चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपने हाथों को आपस में जोड़ा, अपनी बाहों को ऊर्जा से भर लिया और चट्टान पर प्रहार किया। क्रॉस चॉप, टकराना। मैनकी के क्रॉस चॉप से चट्टान सीधे चकनाचूर हो गई, जिससे टैकल को कोई नुकसान नहीं हुआ। बुरा नहीं है, तो फिर ये तरकीब आजमाओ, बुलेट सीड, गैरी ने आदेश दिया। एक्सेक्यूटर के 3 सिरों ने हरे रंग के ऊर्जा बीज दागे, प्रत्येक ऊर्जा बीज 5.56 मिलीमीटर की गोली की तरह था, जिसे तेजी से दागा गया। इतने भीषण हमलों का सामना करते हुए मनकी भी घबरा गया था। उसने अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया, उसके पैर लगातार हिलते रहे और उसके हाथ बचाव के लिए फ्यूरी स्वाइप्स का इस्तेमाल करते रहे। हालांकि अगर आप लंबे समय तक बचाव करते रहेंगे, तो आप हार जाएंगे। बुलेट सीड ने जल्दी ही मनकी के बचाव को भेद दिया और बार बार मनकी को हरा दिया। बुलेट सीड से बार बार चोट लगने के कारण मनकी तुरंत क्रोधित हो गया, उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया और उसने पल भर में अपना विवेक खो दिया और उग्रता से आगे बढ़ा। भ्रम। एक्सेक्यूटर के तीनों सिरों ने एक ही समय में कंफ्यूजन छोड़ा, जिससे मनकी तुरंत जम गया। हालांकि मैनकी हिलडुल नहीं पा रहा था, फिर भी वह बहुत संघर्ष कर रहा था, उसका शरीर लगातार कांप रहा था और यह स्पष्ट था कि उसने बहुत ताकत लगाई थी। शांत हो जाओ, सम्मोहन का प्रयोग करो, गैरी ने आदेश दिया। एक्सेक्यूटर ने मनकी को अपने सामने रखा और तीनों सिरों ने एक साथ सम्मोहन तरंगे छोड़ी। गुस्से में भरे मनकी पर सम्मोहन की लहर का असर हुआ और उसका गुस्से वाला चेहरा पल भर में गायब हो गया। उसकी पलकें झुकने लगीं और कुछ ही देर बाद वह सो गया। ऐसा लगता है कि यह जीवन शक्ति की क्षमता नहीं है, गैरी ने कहा। मनकी की बुनियादी क्षमताओं में पहली क्षमता वाइटल स्पिरिट है, और वाइटल स्पिरिट क्षमता वाले पोकेमोन को सम्मोहित नहीं किया जा सकता है। इस बिंदु से यह निर्धारित किया जा सकता है कि उसके सामने मौजूद मनकी संभवतः वही है जिसे ऐश ने पकड़ा था, लेकिन इसकी पुष्टि इसे पकड़े जाने के बाद ही की जा सकती है। ऐश के मनकी के पास ट्रैश और मेगा किक जैसी कई शक्तिशाली क्षमताएं हैं, जिनमें से सभी की शक्ति 100 से अधिक है। ये देखकर कि मनकी सो गया है, गैरी ने एक्सेक्यूटर को हमला जारी रखने नहीं दिया और मनकी पर एक पोके बॉल फेंक दी। टकराना। पोके बॉल मनकी से टकराए और उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। जब कोई पोकेमोन सो जाता है, तो पोके बॉल का उपयोग करना वैसा ही है जैसे उसे पकड़ने की लड़ाई में हार जाना, और इसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता। हालांकि बेहतर यही है कि उसे लड़ाई के दौरान ही सोने दिया जाए ताकि जंगली पोकेमोन को हार का एहसास हो और वह अधिक आज्ञाकारी हो जाए। हालांकि जैसे ही गैरी पोके बॉल उठाने के लिए आगे बढ़ा, उसकी जेब से एक आवाज आई। आपके पास मौजूद पोकेमोन की संख्या अधिकतम सीमा तक पहुंच गई है। आपके द्वारा पकड़े गए अतिरिक्त पोकेमोन स्वचालित रूप से प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। अगले ही पल गैरी के हाथ में मौजूद पोके बॉल हवा में गायब हो गई। अरे, मैं भूल ही गया था कि मेरे पास मौजूद पोकेमोन पूरी तरह से भरा हुआ है। गैरी ने अपना सिर पीट लिया, उसे एहसास हुआ कि उसके पास पहले से ही 6 पोकेमोन हैं। अगर वह पोकेमोन पकड़ना जारी रखता, तो उन्हें प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में भेज दिया जाता। गैरी, क्या तुम इसे सेलाडॉन सिटी भेजना चाहते हो? सबरीना ने पूछा। जंगल में कोई टेलीपोर्टर नहीं है, इसलिए यदि आप मनकी को अपने साथ लाना चाहते हैं, तो आप उसे टेलीपोर्ट करने के लिए केवल टेलीपोर्टर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले दादाजी को फोन कर लेता हूँ। गैरी ने सिर हिलाया, लेकिन पहले प्रोफेसर ओक को फोन करने का फैसला किया। आखिर गैरी को मनकी के स्वभाव के बारे में पक्का पता नहीं था। गैरी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में फोन किया। हेलो गैरी, मुझे वो पोकेमोन मिल गया है जिसे यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था। तुमने कौन सा पोकेमोन पकड़ा? प्रोफेसर ओक ने फोन उठाया और अभी अभी भेजे गए पोकेमोन के बारे में पूछा। प्रोफेसर ओक अपने पोते को लेकर बहुत चिंतित थे।
अन्य लोगों ने कई पोकेमोन को वापस टेलीपोर्ट कर दिया था, लेकिन गैरी ने अब तक केवल एक बटरफ्री को ही वापस टेलीपोर्ट किया था। हालांकि यह एक शाइनी पोकेमोन था, लेकिन वास्तव में इसमें देखने लायक कुछ खास नहीं था। जब प्रोफेसर ओक ने अभी अभी पोकेमोन को टेलीपोर्ट होते देखा, तो उन्हें लगा कि इसे अन्य 2 ट्रेनर्स ने भेजा है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इसे गैरी ने टेलीपोर्ट किया है। प्रोफेसर ओक ये देखना चाहते थे कि वह कौन सा पोकेमोन है, और गैरी ने उन्हें फोन किया। यह कोई दुर्लभ पोकेमोन नहीं है, यह एक मंकी है। मंकी का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल लगता है। मुझे डर है कि यह आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए फोन किया, गैरी ने कहा। गैरी, तुम अपने दादाजी को कम आंक रहे हो। मैं भी कभी ट्रेनर हुआ करता था, बस एक मंकी बंदरगाह जैसा जानवर। क्या मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता? प्रोफेसर ओक ने असंतुष्ट होकर कहा। जब से दादाजी ने ऐसा कहा है, मैं बहुत ज्यादा चिंता कर रहा हूँ, गैरी ने कहा। प्रोफेसर ओक ने इस विषय पर आगे कोई चर्चा नहीं की और पूछा, आप अभी कहाँ यात्रा कर रहे हैं? मैं सेलाडॉन शहर जा रहा हूँ। ओह, सेलाडॉन सिटी, अब तुम्हारे पास कितने बैज हो गए हैं? 5 बैज। तुम्हारे पास 5 बैज हैं, तुम वाकई बहुत तेज हो। ऐश और येलो को तो सिर्फ 3-3 बैज मिले हैं, प्रोफेसर ओक थोड़ा हैरान हुए। बेशक, मैं पोकेमोन मास्टर बनना चाहता हूँ, और बैज इकट्ठा करना तो बस एक आसान सी बात है, गैरी ने आत्मसंतुष्टि से कहा। तुम तो बड़े ही अभिमानी हो। जितनी जल्दी हो सके सेलाडॉन शहर जाओ। तुम्हें खुद इस मंकी का प्रजनन कराने की योजना बनानी चाहिए, प्रोफेसर ओक ने कहा। जी हाँ, तो अपना ख्याल रखना दादाजी। मैं सेलाडॉन शहर पहुंचकर आपको फोन करूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। गैरी और सबरीना ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। एक दिन सुबह, वे आखिरकार सेलाडॉन शहर पहुंच गए। वे दोनों सेलाडॉन शहर के पोकेमोन सेंटर में आए और पोकेमोन को देखभाल के लिए नर्स जॉय को सौंप दिया। गैरी एक्सेगुटर को अपने साथ लेकर पोकेमोन एक्सचेंज गया। क्योंकि गैरी को मंकी का प्रजनन कराना था, इसलिए उसने एक्सेगुटर को प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में रखने की योजना बनाई। एक्सेगुटर अब प्रजनन के मामले में परिपक्व हो चुका है, और अब बस उसे प्रशिक्षित करना बाकी है। पोकेमोन के लिए एक ट्रेनिंग योजना बनाएं और किसी को उनके ट्रेनिंग की निगरानी करने के लिए कहें। एक्सेगुटर का वैचारिक टास्क भी पूरा हो चुका है। प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला का नंबर डायल करें। गैरी, तुम्हारे मंकी में अपार क्षमता है। कॉल कनेक्ट हो गया। प्रोफेसर ओक जानते थे कि गैरी पोकेमोन भेजने आया है। उन्होंने मंकी का परीक्षण भी किया था और उन्हें उसमें अपार क्षमता नजर आई थी। हाँ, मैं एलीट रूट पर हूँ। मैं कम क्षमता वाले पोकेमोन को पालने का इरादा नहीं रखता। नहीं, दादाजी ने घर के अंदर धूप का चश्मा क्यों पहना है? गैरी बात कर रहा था और उसने देखा कि प्रोफेसर ओक ने धूप का चश्मा पहना हुआ है। प्रोफेसर ओक आमतौर पर धूप का चश्मा नहीं पहनते थे। अहम, कोई बात नहीं। मुझे बस आंखों में संक्रमण हो गया है और मुझे डर है कि यह आपको भी संक्रमित कर देगा, प्रोफेसर ओक ने समझाया। गैरी, पिंक आई, ये बीमारी वाकई संक्रामक है, लेकिन क्या ये स्क्रीन के पार भी फैल सकती है? तो दादाजी, मंकी को यहाँ भेज दीजिए, गैरी ने कहा। ठीक है। प्रोफेसर ओक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पोकेबॉल को अपने बगल में मौजूद टेलीपोर्टर पर रखा और टेलीपोर्ट स्विच दबा दिया। एग्जीक्यूटर, दादाजी की बात सुनो। आगे से तुम्हें दादाजी की नींद का ध्यान रखना होगा। गैरी ने पोकेबॉल को भी खांचे पर रख दिया। प्रोफेसर ओक, एक बटरफ्री पर्याप्त नहीं है, और एक एग्जीक्यूटर भी है। पोते, मुझे अब भी अच्छी नींद आती है। मंकी को पकड़ने के बाद, गैरी सार्वजनिक क्षेत्र में गया और मंकी को छोड़ दिया। जी, जब मैंकी ने देखा कि यह गैरी है, तो वह तुरंत गैरी के कंधे पर चढ़ गया। उसने गैरी को एक ट्रेनर के रूप में पहचान लिया था। जब वह पोके बॉल से बाहर आया और उसने देखा कि वह प्रोफेसर ओक हैं, तो उसने सीधे प्रोफेसर ओक को हरा दिया। अगर बटरफ्री देख न रहा होता, तो प्रोफेसर ओक को हराना इतना आसान नहीं होता जितना कि धूप का चश्मा पहनना। मेरे दादाजी के घर एक दिन बिताने के बाद आपको कैसा लग रहा है? गैरी ने पूछा। जी, मंकी ने कहा कि यह बुरा नहीं था। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी को पीटा और फिर चैन से सो गया। ऐसा लगता है कि आपके मेरे दादाजी के साथ अच्छे संबंध हैं। गैरी को मंकी की बात समझ नहीं आई, लेकिन मंकी को बहुत खुश देखकर उसे लगा कि उनके बीच अच्छे संबंध बनेंगे। जी, मंकी ने भी मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए आशावादी भाव दिखाया। वैसे, मैंने अभी तक आपकी विशिष्ट ट्रिब्यूटों को नहीं देखा है। गैरी पहले तो इसे देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने इसे हासिल किया, उसे टेलीपोर्ट करके कहीं और भेज दिया गया। जी, मंकी उलझन में दिख रहा था। ये तो सिर्फ एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन था। इसमें और क्या खासियत हो सकती थी? गैरी ने अपना काम पूरा नहीं किया और मैंकी के गुणों की जांच करने के लिए आई ऑफ इनसाइट का इस्तेमाल किया। बैककोड पोकेमोन मंकी अट्रिब्यूट लड़ाई स्तर 25 संभावित अर्धकुलीन क्षमता विद्रोही। जब प्रतिद्वंद्वी द्वारा इसके आंकड़े कम किए जाते हैं, तो इसका आक्रमण आंकड़ा तेजी से बढ़ जाता है। कौशल स्क्रैच, फ्यूरी स्वाइप्स, फोकस एनर्जी, लो किक, सीस्मिक टॉस, क्रॉस चॉप। घनिष्ठता 150, अधिकतम मान 255।
बैककोट। हम मेगा किक कहाँ है? मंकी के डेटा को देखने के बाद गैरी इस बात को लेकर असमंजस में था कि मेगा किक क्यों नहीं है। गैरी समझ सकता था कि ट्रैश मौजूद नहीं था। आखिर इस कौशल को हासिल करने के लिए मंकी को 29वें स्तर पर होना जरूरी था। वह इस समय केवल 25वें स्तर पर था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसके पास ये कौशल नहीं था, लेकिन उसके पास मेगा किक क्यों नहीं था? ये कहना तो नामुमकिन है कि यह बंदर भविष्य में मेगा किक सीख लेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मंकी में मार्शल आर्ट की असाधारण प्रतिभा हो? क्या यह ऐश का है? अब गैरी को कुछ संदेह होने लगा था कि उसके सामने खड़ा मंकी ऐश का नहीं है। आखिरकार गैरी ने अनुमान लगाया था कि उसमें एलीट स्तर की क्षमता है, जबकि उसके सामने खड़े मंकी में केवल अर्धएलीट स्तर की क्षमता है। ऐश को अब तक वर्मिलियन सिटी पहुंच जाना चाहिए था। वह बाद में सैफ्रॉन सिटी जाएगा और फिर सेलाडॉन सिटी। इसमें 2 महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। किसी जंगली मंकी के लिए बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के 1 महीने से अधिक समय में मेगा किक में महारत हासिल करना बहुत ही असंभव है। कोई बात नहीं, गैरी ने ज्यादा नहीं सोचा। अगर उसने गलत को भी काबू में कर लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग कुलीन स्तर की क्षमता वाला मंकी पहले से ही बहुत अच्छा था। उसे लग्जरी कार की क्या जरूरत थी? मंकी, क्या तुम हुनर सीखना चाहते हो? गैरी ने मंकी के रोएंदार सिर को छुआ। जी, मंकी ने तेजी से सिर हिलाया। कौशल सीखना स्वाभाविक रूप से अच्छी बात है। लड़ाकू पोकेमोन कौशल सीखने के बहुत शौकीन होते हैं, खासकर मुक्केबाजी और पैरों से संबंधित कौशल, और वे और भी अधिक सीखना पसंद करते हैं। पहले इसे सीख लो। गैरी ने मेगा किक मंकी को सौंप दी। छी, मंकी को तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि उसने एक नया कौशल हासिल कर लिया है, जो किसी कौशल को जागृत करने पर होने वाली अनुभूति के बिल्कुल समान था, और उसने आश्चर्य से गैरी की ओर देखा। मंकी का मानना था कि सीखने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन ये किसी नस्लीय कौशल को जागृत करने जैसा नहीं था, जिसे आप अचानक सीख सकते हैं। अरे, चलो मैं तुम्हें एक और हुनर सिखाता हूँ। गैरी मुस्कुराया और फिर उसने मंकी को स्टोन एज का हुनर सिखाया। छी, मंकी हैरान था। उसने एक और कौशल, एक चट्टानी कौशल में महारत हासिल कर ली थी, और यह बहुत शक्तिशाली था। लगता है तुम्हें ट्रेनिंग बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे लिए कल ट्रेनिंग का इंतजाम कर दूंगा। तुम्हें इसे अच्छे से स्वीकार करना होगा, गैरी ने कहा। छी, मंकी ने सिर हिलाया। यह एक फाइटिंग पोकेमोन है और इसे ट्रेनिंग करना बहुत पसंद है, खासकर कौशल में तुरंत महारत हासिल करने का अनुभव करने के बाद। मैं, मंकी, आपके पीछे आऊंगा। दोपहर, गैरी ने नस जॉय से अपने पोकेमोन वापस ले लिए और दोपहर का ट्रेनिंग शुरू कर दिया। मंकी भी ट्रेनिंग में शामिल हुआ, मुख्य रूप से आक्रमण ट्रेनिंग के लिए, ताकि मंकी कॉम्बो अटैक मोड का अभ्यास कर सके। मंकी के हाथ और पैर बहुत लचीले हैं, और वह प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचते ही कई जोरदार हमले कर सकता है। अब हमें मंकी के लिए सबसे उपयुक्त कॉम्बो ढूंढना होगा। अगर आपको शुरुआती कार्रवाई नहीं पता है, तो अलग अलग कॉम्बो तरीके हैं, और हर हमले को सही ढंग से अंजाम देने से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। यह मंकी इतना शक्तिशाली है कि यह मेगा किक और स्टोन एज का भी इस्तेमाल कर सकता है। बगल से देख रही सबरीना को भी लगा कि मंकी में कई हुनर हैं। सबरीना को पोकेमोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उसे लगता था कि ये कौशल मंकी को जन्मजात ही मिले हैं। ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। गैरी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अपनी कमियों के उजागर होने का डर था, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया और कहा, सबरीना, सेलाडॉन शहर में ये परफ्यूम बहुत मशहूर है। मैं कल तुम्हारे लिए कुछ बोतलें खरीद लाऊंगा। इत्र, हाँ, ठीक है। सबरीना अचंभित रह गई और सहमति में हल्के से सिर हिलाया। अचानक से सबरीना का व्यवहार इतना अच्छा हो गया कि गैरी को लगा कि सबरीना बिल्कुल एक अच्छी लड़की है, जिसमें जरा भी यूएसएलए भी बड़ी नता नहीं है। ऐसी लड़की भविष्य में एक अच्छी पत्नी बनेगी। बात बस इतनी सी है कि सबरीना का साइकिक पोकेमोन बहुत डरावना है, एक इंसान के आकार का पोकेमोन। अगर ऐसी औरत पत्नी बन जाए, तो पति भविष्य में और भी संबंध रखना चाहेगा, और हो सकता है कि उसकी अचानक मौत हो जाए। माफ कीजिए, क्या यहाँ मौजूद सभी पोकेमोन आपके हैं? इसी समय एक लड़का यहाँ आया और गैरी के पास जाकर पूछा। जी हाँ, क्या बात है? गैरी ने अपने सामने खड़े लड़के की ओर देखा। लड़के के बाल हरे थे, उसने ऊपर लाल और नारंगी रंग की जैकेट पहनी थी, नीचे काली कमीज और मोकासिन पहने थे, और उसकी पीठ पर एक इलेक्ट्रिक गिटार था। वह एक रॉक एंड रोल किलर लड़का था। मेरा नाम ताकाहाशी है, मैं भी एक ट्रेनर हूँ। मैं तुम्हारे साथ पोकेमोन की लड़ाई करना चाहता हूँ। मुझे नियम पता है, और शर्त 5000 पोका डॉलर की है। लड़के ने चुनौती देने की पहल की। रास्ते में गैरी को कई चुनौती देने वाले भी मिले, लेकिन उनमें से कोई भी चुनौती देने वाला उसके सामने वाले लड़के की तरह शानदार कपड़े नहीं पहने हुए था। गैरी को जुए के पैसों की परवाह नहीं थी, लेकिन ताकाहाशी की पीठ पर इलेक्ट्रिक गिटार देखकर उसे थोड़ी बेचैनी हुई। अपने पिछले जीवन में उसने लड़कियों को रिझाने के लिए गिटार बजाना सीखा था। छात्र जीवन में उसने कई लड़कियों को अपने गिटार से मोहित किया था। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर मैं जीत जाता हूं, तो मुझे अपना इलेक्ट्रिक गिटार इस्तेमाल करने दो। गाना गाने के बाद मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा, गैरी ने कहा।
क्या तुम इलेक्ट्रिक गिटार बजा सकते हो? ताकाहाशी ने आश्चर्य से पूछा, और उसे यह पता नहीं था कि गैरी एक लड़का है। मुझे बस गिटार बजाना आता है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, गैरी ने कहा। ठीक है, अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें अपना पसंदीदा गिटार इस्तेमाल करने दूंगा। ताकाहाशी ने अपनी पीठ पर टंगे इलेक्ट्रिक गिटार को उतारते हुए और उसे धीरे से सहलाते हुए कहा। सबरीना असमंजस में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि गैरी अचानक गाना क्यों गाना चाहता है। ताकाहाशी, तुम कैसे लड़ोगे? गैरी ने पूछा। आमने सामने की लड़ाई, सबसे ताकतवर पोकेमोन का इस्तेमाल करो, ताकाहाशी ने कहा। गैरी के ये कहते ही उसके सारे पोकेमोन उत्साहित हो गए और तुरंत उसकी तरफ देखने लगे, मानो ये देखने के लिए कि गैरी किसे लड़ने के लिए चुनेगा। आखिरकार, ताकाहाशी हमेशा अपने सबसे मजबूत पोकेमोन को ही मैदान में उतारता था, इसलिए गैरी बाद में जिस पोकेमोन को मैदान में उतारेगा वह सबसे मजबूत पोकेमोन होगा, और यह गैरी की अपनी पसंद थी। इसे मत देखो, ब्लास्टोइस, तुम आगे बढ़ो, गैरी ने कहा। कामी, सभी को क्षमा करें। ब्लास्टोइस अपने चेहरे पर घमंडी भाव लिए गैरी के पास करते हुए पहुंचा। अन्य पोकेमोन फूले हुए ब्लास्टोइस को देख रहे थे और वे घृणा से अपने दांत पीस रहे थे। अरे कछुए, बस हमारा इंतजार करो, देर सवेर हम तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। ब्लास्टोइस, यही मेरा सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता है। जाओ, डोडरियो, ताकाहाशी ने पोके बॉल फेंकी। महान 3 सिरों वाला एक विचित्र पक्षी प्रकट हुआ। डोडरियो एक सामान्य और उड़ने वाला पोकेमोन है जिसके 3 सिर हैं। उड़ने की क्षमता होने के बावजूद यह उड़ नहीं सकता, लेकिन इसमें जबरदस्त विस्फोटक शक्ति है और यह बहुत आक्रामक है। बैककोट LV32 डोडरियो एलीट। बैककोट लेवल 32 पर डोडरियो का स्तर बहुत ऊंचा है, जो एक नौसिखिया के दायरे से बाहर है। तो मैं रेफरी बन जाऊंगा। सबरीना ने रेफरी की भूमिका निभाते हुए बड़ी चतुराई दिखाई। वह कमांड एरिया में गईं और घोषणा की, अब गैरी और ताकाहाशी के बीच एक का मुकाबला है। लड़ाई शुरू होती है। डोडरियो, उन्हें दिखाओ कि हम कितने शक्तिशाली हैं। 3 हमला करो। ताकाहाशी ने पहले हमला किया। उसके सामने खड़ा डोडरियो मानो अभी अभी विकसित हुआ हो। ताकाहाशी ने उसे तुरंत 3 आक्रमण का प्रयोग करने का आदेश दिया। ट्राई अटैक एक विशेष आक्रमण चाल है, और डोडरियो की विशेष आक्रमण क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। बीप बीप बीप, डोडरियो के तीनों पक्षी सिरों की चोंचें खुली और प्रत्येक सिर से अलग अलग रंग की किरण निकली। लाल, पीले और नीले रंग की 3 अलग अलग किरणों ने ब्लास्टोइस पर हमला किया। पानी का पंप, गैरी ने भी पलटवार करने की पहल की। ब्लास्टोइस ने अपने घुटने थोड़े मोड़े, कोण समायोजित किया और अपने कंधे पर लगी तोपों से 2 हाइड्रो पंप छोड़े। दोनों कौशल आपस में टकराए और हाइड्रो पंप ने ट्राई अटैक को पछाड़ दिया, जिससे डोडरियो पीछे की ओर गिर गया और एक भीगे हुए पक्षी जैसा दिखने लगा। क्या ताकाहाशी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका डोडरियो ब्लास्टोइस को हरा नहीं सका। ट्राई अटैक ने उसे बुरी तरह हरा दिया, जिसका मतलब था कि दोनों के स्तर में बहुत बड़ा अंतर था। दरअसल, दोनों के बीच स्तर का अंतर उतना बड़ा नहीं था, लेकिन ब्लास्टोइस के पास सबसे अच्छा मिस्टिक वाटर था, और ब्लास्टोइस की अपनी विशेष संरचना के साथ हाइड्रो पंप की शक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत थी। वाटर पल्स कंटिन्यूअस शूटिंग, गैरी पीछा करता रहा। ब्लास्टोइस की तोपों ने एक बार फिर पानी के गोले दागे, और सामान्य आकार के पानी के गोले लगातार दागे जाते रहे। बीप बीप बीप, डोडरियो तुरंत मैदान के एक तरफ भागा, और उसकी अति तेज विस्फोटक शक्ति ने तुरंत दूरी बढ़ा दी, जिससे पानी की गेंदें चूक गईं, लेकिन ब्लास्टोइस थोड़ा सा हिल गया, और वाटर गन उसका पीछा करती रही। ये देखकर कि डोडरियो अपनी स्पीड से ब्लास्टोइस के हमले को चकमा देने में सक्षम था, ताकाहाशी ने तुरंत आदेश दिया, बहुत बढ़िया, ब्लास्टोइस पर हमला करने के लिए क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। डोडरियो ने कई प्रेत प्रकट किए, ब्लास्टोइस के सामने आया और अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे धक्का दिया, जिससे वह 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। संभलने के बाद ब्लास्टोइस ने अपना मुंह खोलकर पानी की बौछार करने की कोशिश की, लेकिन डोडरियो ने अपने पैरों का इस्तेमाल करके एक तरफ छलांग लगाई और आसानी से उससे बच गया। ये तो वाकई बहुत तेज है। गैरी पहले डोडरियो को कमतर समझता था, लेकिन अब डोडरियो को इतनी तेजी से चलते देख उसने तुरंत उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। क्या जबरदस्त बचाव है, डोडरियो। खुद पर एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करो। ताकाहाशी ने देखा कि डोडरियो के त्वरित हमले से ब्लास्टोइस को कोई नुकसान नहीं हुआ, और उसने तुरंत डोडरियो से अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करने को कहा। डोडरियो ने अपनी चोंच से अपने शरीर को छुआ, और एक यादृच्छिक क्षमता में काफी सुधार हुआ, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि किस क्षमता में सुधार हुआ। डोडरियो, हमला करने के लिए प्लग का इस्तेमाल करो, ताकाहाशी ने हमला करते हुए कहा। ब्लास्टोइस, शेल रिट्रैक्शन का इस्तेमाल करो। ब्लास्टोइस तुरंत अपने खोल में सिमट गया। ये देखकर डोडरियो उत्तेजित हो गया और उसने ब्लास्टोइस के खोल पर चोंच मारी। गैरी भी असमंजस में था। डोडरियो ने सच में पास आने की हिम्मत कैसे की? उसे नहीं लगा था कि ब्लास्टोइस अपने कवच में सिमटने के बाद हमला नहीं कर सकता। तेज स्पीड से पानी का बहाव फट गया। गैरी ने तुरंत आदेश दिया,
ब्लास्टोइस ने रैपिड स्पिन का इस्तेमाल किया और पानी की कई धारियां उसके कवच के चारों ओर फैल गईं। घूर्णन की स्पीड तेज हुई और पानी का प्रवाह पानी की कई धारियों में बदल गया। बीप बीप बीप। डोडरियो चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लास्टोइस इस हालत में पलटवार कर पाएगा। उसने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन बचने का समय नहीं मिला। रैपिड स्पिन के जल तलवार से टकराकर वह कई मीटर दूर जा गिरा और जमीन पर जा गिरा। बीप। डोडरियो के तीनों सिर जमीन पर लटके हुए थे और उसकी आंखें घूम रही थीं। डोडरियो ने लड़ने की क्षमता खो दी। ब्लास्टोइस जीत गया, सबरीना ने घोषणा की। यह ताकाहाशी को यकीन नहीं हो रहा था। उसका डोडरियो अभी हाल ही में विकसित हुआ था और वह उसकी ताकत परखने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे पहले ही मुकाबले में हारने की उम्मीद नहीं थी। मैं जीत गया, गैरी ने कहा। ब्लास्टोइस ने अपनी अजेयता दिखाने के लिए अस्थायी रूप से अपनी भुजाओं की मांसपेशियों को भी प्रदर्शित किया। मैं हार गया। जैसा कि तय हुआ था, इलेक्ट्रिक गिटार तुम्हारा है। ताकाहाशी ने भी अपना वादा निभाया और गैरी को सिर्फ एक हिस्सा बजाने के लिए अपना इलेक्ट्रिक गिटार उधार दिया, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं मानता हूँ। गैरी ने इलेक्ट्रिक गिटार उठाया और सबरीना को हाथ हिलाते हुए कहा, सबरीना, इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा। सबरीना, जो आने ही वाली थी, स्तब्ध रह गई। उसकी पहले से शांत धड़कन तेज हो गई थी और वह अपनी धड़कन को हल्की हल्की सुन पा रही थी। भाई, तुम कर सकते हो। ताकाहाशी तुरंत समझ गया कि गैरी इलेक्ट्रिक गिटार का इस्तेमाल लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहता है। हालांकि गैरी का तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन गाने को अच्छी तरह से गाना जरूरी था, अन्यथा ये तरकीब काम नहीं करती। ताकाहाशी को इस बात की भी बहुत उत्सुकता थी कि गैरी कौन सा गाना गाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि आसपास से गुजरने वाले कई लोग भी इस लड़ाई को देखने के लिए आकर्षित हुए। जब उन्होंने देखा कि गैरी अभी भी गाने की योजना बना रहा है, तो वे भी उत्सुकता से उसके आसपास जमा हो गए। गैरी, तुम कौन सा गाना गा रहे हो? सबरीना ने झिझकते हुए पूछा। हालांकि वह बहुत शर्मीली थी, फिर भी वह जानना चाहती थी कि गैरी क्या गाने वाला है। ये गाना मैंने खुद बनाया है। अगर यह अच्छा नहीं है, तो मुझे दोष मत देना, गैरी ने कहा। सबरीना गैरी पर अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। गाना तो तुम ही हो। अगर गाना अच्छा नहीं हुआ तो फिर किसे दोष दूं? जल्दी गाओ, सबरीना ने आग्रह किया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गैरी ने कुछ सुर बजाए। आवाज अच्छी थी और उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं थी। फिर एक हल्की और मधुर लय सुनाई दी। मैं इसका कारण नहीं बता सकता, लेकिन मैं बहुत सक्रिय हो गया। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो सब कुछ करना सार्थक हो जाएगा। मैं ये बात जोर से घोषित करना चाहता हूं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गैरी ने एक के बाद एक जोशीले गीत गाए। गीत में युवा जोश भरा हुआ था और लड़के की उत्साहित आवाज ने उसे तुरंत ही इस सार्वजनिक ट्रेनिंग मैदान में सबसे सुंदर लड़का बना दिया। वाह, ये कौन सा गाना है? मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना। ये बहुत अच्छा है। ये लड़का कमाल का है। इतनी कम उम्र में ही लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा है। सुंदर लड़के, बहन तुम्हारे लिए 8 साल तक इंतजार करने को तैयार है। जो लोग मूल रूप से ये देखना चाहते थे कि गैरी कौन सा गाना गाएगा, वे गैरी के गायन से तुरंत आकर्षित हो गए, खासकर लड़कियां, जिनके चेहरे चमक रहे थे, मानो गैरी उन्हीं के लिए गा रहा हो। मैं तुम्हारा हाथ इसी तरह पकड़ना चाहता हूं और कभी छोड़ना नहीं चाहता। क्या प्रेम हमेशा पवित्र और दुख रहित हो सकता है? मैं तुम्हें साइकिल की सवारी पर ले जाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ बेसबॉल देखना चाहता हूं। मैं बिना किसी चिंता के चलना चाहता हूं, हर समय गाने गाते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब गाना अपने चरम पर पहुंचा, तो सबरीना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। गाने के बोल बिल्कुल वही थे जो उसने गैरी के साथ बिताए समय में अनुभव किया था। साथ में बेसबॉल न देखने के अलावा उन्होंने बाकी सब कुछ किया था। अचानक सबरीना को लगा कि उसका दिल गर्म हो गया है। उसकी धड़कन तेज हो गई है और उसकी खूबसूरत आंखें गैरी को घूर रही थीं, उसकी निगाहें उस पर टिक गई थीं। आसपास की लड़कियां ईर्ष्या से सबरीना को देख रही थीं। अगर गैरी जैसा अच्छा लड़का उनके साथ ऐसा व्यवहार करता, तो वे तुरंत शादी करना चाहती। मैं तुम्हारा हाथ इसी तरह पकड़ना चाहता हूं और कभी छोड़ना नहीं चाहता। बिना दर्द के प्यार सरल नहीं हो सकता। तुम मेरे कंधे पर सहारा लो। तुम मेरी बाहों में सो जाओ। ऐसा जीवन। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मुझसे प्यार करती हो। जब गाना खत्म हुआ, तो गैरी ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे माफ कर दो। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। चारों ओर से तालियों की गूंज सुनाई दी। भाई, तुमने अच्छा गाया, एक और गाना गाओ। हाँ, आप इसे दोबारा गा सकते हैं, ये बहुत सुंदर है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दर्शक अब भी संतुष्ट नहीं थे और एक और गाना सुनना चाहते थे। उन्होंने ये गाना पहली बार सुना था। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये गाना दोबारा नहीं गाऊंगा। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। गैरी ने तुरंत इलेक्ट्रिक गिटार ताकाहाशी को लौटा दिया।
फिर उसने अपने सभी पोकेमोन वापस ले लिए, सबरीना का हाथ पकड़ा और चला गया। वाह, हाथ पकड़े हुए कितना रोमांटिक है। अचानक भीड़ में मौजूद अनुभवहीन लड़कियां उत्साहित हो गईं। गैरी हैरान था, एक अनुभवहीन लड़की सिर्फ हाथ पकड़ने से इतनी उत्साहित कैसे हो सकती है? अगर उसे थप्पड़ पड़ जाए तो वह बेहोश हो जाएगी। वापस पोकेमोन सेंटर में सबरीना पूरी तरह से हैरान थी। उसे गैरी से ऐसे गाने की उम्मीद नहीं थी। चाहे वह किसी भी तरह से सुनती, उसे ऐसा लग रहा था जैसे गैरी उससे अपने दिल की बात कह रहा हो। हालांकि सबरीना को गैरी के बारे में अच्छी राय थी, लेकिन वे एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते थे। अहम बात यह थी कि गैरी ने सिर्फ एक गाना गाया था और उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। सबरीना उलझन में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि भविष्य में गैरी के साथ उसका क्या रिश्ता रहेगा। सबरीना को लगा कि वह इस तरह और नहीं रह सकती। यह उसके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं था। उसने तुरंत गैरी का हाथ छुड़ा लिया। गैरी, तुम्हारा क्या मतलब है? सबरीना ने पूछा। गैरी ने सबरीना को अपने हाथ से छूटते हुए देखा और सबरीना का सवाल सुनने के बाद उसने पलटकर पूछा, यह अर्थहीन है। आपने जो गाना गाया, उसके बारे में क्या? वो गाना तुम्हारे लिए है। सबरीना ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। वह सीधे पूछना चाहती थी, लेकिन शर्मिंदगी के मारे बोल नहीं पा रही थी। उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, पर वह गुस्सा नहीं कर पा रही थी। इस भावना ने सबरीना को बेचैन कर दिया, जैसे कोई बिल्ली खरोंच रही हो। हम्फ, सबरीना ने ठंडी सी आवाज में नाक सिकोड़ी, कुछ और नहीं कहा और मुंह फेर लिया। हा, तुम सच में बहुत मजेदार हो। गैरी ने सबरीना को लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर गायब होते हुए देखा। 2 जिंदगियां जी चुके गैरी को सबरीना के मन की बात कैसे समझ नहीं आई। हालांकि सबरीना ने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि वह गैरी से औपचारिक जवाब चाहती थी। गैरी औपचारिक जवाब देने को तैयार तो था, लेकिन इस तरह से जवाब देना ज्यादा दिलचस्प था। प्यार के मामले में खींचतान होना स्वाभाविक है, खासकर तब से जब गैरी ने बर्फीली सुंदरता वाली सबरीना को उकसाया है। अगर वह वाकई सबरीना की भावनाओं को धोखा देने में कामयाब हो जाता है, तो गैरी को लगता है कि सबरीना उसे निश्चित रूप से गुड़िया बनाकर कैद कर लेगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगली सुबह, एक रात बीतने के बाद, सबरीना अपने सामान्य USLAVE बड़ी ईना भाव में लौट आए और उसने कल की घटना का जिक्र तक नहीं किया। वह खुशी खुशी गैरी के साथ सेलाडॉन शहर की सबसे मशहूर इत्र की दुकान पर चली गई। सेलाडॉन जिम स्पेशलिटी स्टोर। दोनों इत्र की दुकान के दरवाजे पर पहुंचे। यह इत्र की दुकान स्वाभाविक रूप से सेलाडॉन जिम द्वारा चलाई जाती थी और यहां बिकने वाला इत्र ग्लूम की लार से बना होता था। दुकान में मौजूद वेट्रेस तुरंत सबरीना के पास आए और उससे पूछा कि क्या वह परफ्यूम खरीदने आए हैं। स्वागत है अतिथि, हमारा परफ्यूम न केवल सुगंध से भरपूर है बल्कि चक्कर भी नहीं लाता और इसका शांत प्रभाव होता है, वेट्रेस ने परिचय दिया। मुझे परफ्यूम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि सबरीना स्टेफनी की बेटी है, लेकिन उसने बचपन में ही मानसिक शक्तियों का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया था। उसे मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जबकि स्टेफनी की बेटी को उस ज्ञान में निपुण होना चाहिए था। हाल ही में जब उसका व्यक्तित्व बहाल हुआ, तभी उसने इन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। कोई बात नहीं अतिथि, आपको बस मुझे ये बताना है कि आपको किस तरह का परफ्यूम चाहिए, और मैं आपको उसकी सलाह दे सकती हूँ, वेट्रेस ने उत्साहपूर्वक कहा। सबरीना ने गैरी की ओर देखा और पूछा, गैरी, तुम्हें किस तरह की खुशबू पसंद है? वेट्रेस हैरान रह गई। उसने गैरी को देखा, लेकिन गैरी स्पष्ट रूप से सबरीना से छोटा था, इसलिए उसने यह नहीं सोचा कि वे एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, बल्कि वे भाई बहन हैं। लेकिन जब कोई लड़की किसी लड़के से पूछती है कि उसे किस तरह का परफ्यूम पसंद है, तो इसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। आजकल की युवा लड़कियों को क्या हो गया है? क्या उन्हें छोटे लड़के पसंद आने लगे हैं? वेट्रेस ने मन ही मन सोचा। हालांकि गैरी बहुत ही आकर्षक हैं, फिर भी हमें उम्र के अंतर पर ध्यान देना होगा। मुझे परफ्यूम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वेटर को आपके लिए 2 परफ्यूम सुझाने दीजिए, गैरी ने कहा। ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ देती हूँ, सबरीना ने कहा। कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दीजिए। वेट्रेस ने ज्यादा शब्द इस्तेमाल किए बिना कुशलतापूर्वक दुकान के 2 सबसे ज्यादा बिकने वाले परफ्यूम का प्रचार किया, जिनमें से एक सुगंधित हर्बल परफ्यूम था और दूसरा अगरवुड परफ्यूम। दोनों की खुशबू मन को शांति देती है। गैरी को पहले इत्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसे सूंघने के बाद अचानक उसके मन में शांति का अनुभव हुआ। इस इत्र का प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली है। मुझे कहना पड़ेगा कि पोकेमोन वाकई कमाल का है। पोकेमोन से बनी चीजें आश्चर्यजनक रूप से अच्छी होती हैं। अगर यह इत्र पिछले जन्म में होता, तो इसकी कीमत गैंडे के सींग से बने अगरवुड से कम नहीं होती। आने के लिए धन्यवाद। गैरी ने खुशी खुशी परफ्यूम के पैसे भी चुका दिए। परफ्यूम की हर बोतल की कीमत 10,000 येन है, यानी कुल 20,000 येन, जो बहुत महंगा नहीं है और इसे एक हल्के लग्जरी उत्पाद की कीमत माना जाता है। सबरीना, चलो सेलाडॉन जिम चलते हैं। परफ्यूम अभी तक नहीं खरीदा गया था और गैरी को काम पर जाना चाहिए। जिम में चुनौती देने के बाद गैरी सेलाडॉन सिटी में आर्केड जाने की भी योजना बना रहा है।
पोकेमोन फायर रेड लीफ ग्रीन श्रृंखला में सेलाडॉन सिटी में स्थित आर्केड टीम रॉकेट की संपत्ति है। लोगों को आर्केड में खेलने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से टीम रॉकेट ने कुछ दुर्लभ पोकेमोन को विशेष रूप से पकड़ा और उन्हें आर्केड में रख दिया। इन पोकेमोन को आर्केड में गेम कॉइन के बदले में लिया जा सकता है। ये काफी लोकप्रिय साबित हुआ और कई जुआरियों को खेलने के लिए आकर्षित किया। ओह, क्या आप वनस्पति उद्यान देखने के लिए सेलाडॉन जिम जा रहे हैं? उसके बगल में बैठी वेट्रेस ने पूछा। ये परफ्यूम की दुकान सेलाडॉन जिम की है। सेलाडॉन जिम में एक वनस्पति उद्यान भी है जहां लोग घूमने जा सकते हैं। जोड़े भी साथ में जा सकते हैं। नहीं, हम जिम को चुनौती देने जा रहे हैं, गैरी ने कहा। क्या सच में? तो आपको जल्दी जाना चाहिए। दोपहर में जिम की मालकिन एरिका बच्चों को क्लास देंगी। अगर आप देर से पहुंचे तो आपको जिम में आने के लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा, वेट्रेस ने याद दिलाया। समझ गया। गैरी और सबरीना परफ्यूम की दुकान से निकले और तेजी से सेलाडॉन जिम की ओर चल पड़े। सेलाडॉन जिम सेलाडॉन शहर की एक प्रमुख इमारत है। इसका बाहरी हिस्सा वाइल्डप्लम के फूल की पंखुड़ी के आकार में बना है। यह एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अंदर न केवल एक युद्ध क्षेत्र है, बल्कि घास प्रकार के पोकेमोन के रहने के लिए एक वनस्पति उद्यान भी है। जब गैरी सेलाडॉन जिम के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो उसने कांच की दीवार को देखा और उसे बहुत ही अनोखा लगा। दीवार के रूप में कांच का उपयोग करने का कारण स्वाभाविक रूप से सूर्य की रोशनी को सीधे अंदर आने देना है। सेलाडॉन जिम के प्रवेश द्वार पर डिंग टास्क जारी। सेलाडॉन जिम बैच प्राप्त करें। पुरस्कार 10 मध्यम दुर्लभ कैंडी, स्थायी कौशल सीखने का उपकरण सनी डे, एक उच्च गुणवत्ता वाला मिरेकल सीड घास प्रकार कौशल शक्ति में 50% की वृद्धि। सिस्टम का टास्क सक्रिय हो गया है। पुरस्कारों को देखते हुए यह अभी भी काफी अच्छा है। कम से कम ये साबित करता है कि एरिका एक कमजोर ट्रेनर नहीं है। मूल कथानक में ऐश ने एरिका को नहीं हराया था। ऐश को बैज इसलिए मिला क्योंकि ग्लूम ने एरिका को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और कृतज्ञता के कारण ऐश को बैज दे दिया था। हालांकि ऐश का पोकेमोन के प्रति निस्वार्थ टास्क लगभग सभी ट्रेनर द्वारा सराहा जा सकता है और उसे बैज देने में कोई बुराई नहीं है। गैरी और सबरीना दरवाजे की ओर चले। स्वागत। कांच का दरवाजा दोनों तरफ अपने आप खुल गया और दरवाजे के अंदर 2 युवतियां खड़ी थीं। वे दोनों जिम की प्रशिक्षु और इत्र की दुकान की क्लर्क थीं, जो जिम में रिसेप्शन का काम करती थीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काले बालों वाली एक महिला आगे आए और उसने पूछा। मैं यहाँ जिम को चुनौती देने आया हूँ, गैरी ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। क्या ऐसा है? कृपया मेरे पीछे आइए। वह महिला उत्साहपूर्वक गैरी और सबरीना को जिम के अंदर ले गई। 1 मिनट रुकिए, मैं जाकर सिस्टर एरिका को सूचित कर देती हूँ। वह महिला एरिका को सूचित करने के लिए जिम गई। कुछ देर बाद एरिका उस महिला के पीछे पीछे गई। नमस्ते, मैं एरिका हूँ, सेलाडॉन की जिम लीडर। क्या आप चुनौती देने वाले हैं? एरिका ने अपना परिचय दिया। जी हाँ, मिस एरिका, मेरा नाम गैरी है, मैं पैलेट टाउन से हूँ, गैरी ने जवाब दिया। अच्छा, अब तुम्हारे पास कितने बैज हैं? एरिका ने पूछा। 5। एरिका दंग रह गई। उसके जिम को चुनौती देने के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए केवल 3 बैज की आवश्यकता होती है। गैरी के पास 5 बैज हैं, जो कमजोर नहीं हैं। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। एरिका ने गैरी की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों ओर से कमांड क्षेत्र की ओर चले गए। एरिका ने रेफरी को सिर हिलाकर इशारा किया और कहा, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेफरी ने सिर हिलाकर घोषणा की, जिम प्रतियोगिता शुरू होगी। इसमें 3 पोकेमोन का उपयोग किया जा सकता है। केवल चुनौती देने वाले को ही पोकेमोन बदलने का अधिकार है। प्रतियोगिता शुरू होती है। तो तुम ही अग्रिम पंक्ति में रहोगी, तांगेला। एरिका ने एक पोके बॉल फेंकी। महान, एक अजीबोगरीब पोकेमोन प्रकट हुआ जिसके पूरे शरीर पर लताएं लिपटी हुई थीं। बैककोट बैककोट बैककोट, LV23 टैंगेला एलीट। बैककोट बैककोट बैककोट, सिर्फ लेवल 23। गैरी हैरान था, ये तो पहले से ही मध्यम स्तर की कैंडी थी, एरिका का पोकेमोन सिर्फ लेवल 23 का क्यों था? इससे पहले जिस हिंगबिन जिम को उन्होंने चुनौती दी थी, उसमें सबसे कमजोर पोकेमोन का स्तर 28 था। एरिका का स्तर कम से कम लीमू के बराबर है, इसलिए उसके पास मौजूद सबसे कमजोर पोकेमोन का स्तर कम से कम 25 होना चाहिए। अलाकज़म, तुम अग्रिम पंक्ति में रहोगे। गैरी ने एक पोके बॉल भी फेंकी। महान, बैककोट बैककोट बैककोट, LV23 अल्काज़म क्वासी एलिट। बैककोट बैककोट बैककोट। गैरी ने अलाकाज़म को मैदान में उतारा। दोनों पोकेमोन एक ही स्तर पर थे, इसलिए उनसे लड़ना रोमांचक होगा। एरिका अलाकाज़म को देखकर गंभीर हो गई। वह पोकेमोन का स्तर तो नहीं देख सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि अलाकाज़म एक बहुत ही शक्तिशाली साइकिक टाइप पोकेमोन है और वह एरिका के पोकेमोन को निशाना बना रहा था। हालांकि एरिका एक ग्रास टाइप ट्रेनर थी, लेकिन उसके पास मौजूद अधिकांश ग्रास टाइप पोकेमोन पॉइजन टाइप के थे और पॉइजन टाइप पोकेमोन साइकिक टाइप द्वारा नियंत्रित थे। अलाकाज़म, कंफ्यूजन का इस्तेमाल करो, गैरी ने आदेश दिया। अलाकाज़म की आंखों से नीली रोशनी निकली और एक तीव्र भ्रम ने तुरंत ही तंगेला को जकड़ लिया।
उसके शरीर पर रेंगती लताएं हिल नहीं सकीं और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़कर मैदान के बाहर की दीवार से जा टकराया। टकराना। टंगेला विलाप करने लगी, और इस टक्कर से हुआ नुकसान कम नहीं था। भ्रम की शक्ति बहुत बढ़ गई है। लड़ाई देख रही सबरीना भी आश्चर्यचकित थी। सबरीना ने भी इस अलाकाज़म का प्रजनन किया था और वह अच्छी तरह जानती थी कि इस अलाकाज़म की मानसिक शक्ति उसके अपने अलाकाज़म जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अभी अभी जो भ्रम पैदा करने वाला कौशल सामने आया वह बहुत शक्तिशाली था और यह स्पष्ट रूप से उसके अलाकाज़म को दबाने में सक्षम था। जाहिर है, सभी लोग एक ही तरह की ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर भी गैरी का अलाकाज़म उसकी अपनी अलाकाज़म से बेहतर कैसे हो गया। सबरीना को यह नहीं पता था कि गैरी के अलाकाज़म में ट्विस्टेड स्पून मिलता है, जो कि सर्वोत्तम गुणवत्ता का होता है। मानसिक क्षमताओं की शक्ति में 50% की वृद्धि हुई, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से सबरीना के अलाकाज़म से आगे निकल जाएगी। साइबीम। गैरी उसका पीछा करता रहा। अलाकाज़म ने अपने हाथों में दोनों चम्मचों को आपस में मिलाया और एक आध्यात्मिक ऊर्जा ने चम्मचों को घेर लिया। फिर भ्रम से उत्पन्न एक जादुई प्रकाश फूट पड़ा और लताओं की ओर तेजी से बढ़ा। छोटे पैरों वाली टैंगेला बहुत धीमी स्पीड से दौड़ी और बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकी, और एरिका ने कोई निर्देश नहीं दिया। टकराना। साइबीम का हमला। टैंगेला को तुरंत बाहर लाया गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। टैंगेला की शारीरिक रक्षा क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन इसकी विशेष रक्षा क्षमता अच्छी नहीं है, और यह अलाकाज़म के दो कौशलों को रोक नहीं सकती है। टंगेला की लड़ने की क्षमता खत्म हो गई। अलाकाज़म जीत गया। रेफरी क्षेत्र में मौजूद महिला ने तुरंत घोषणा की। जैसा कि 5 बैज हासिल करने वाले ट्रेनर से उम्मीद की जाती है, यह ऐसी चीज नहीं है जिससे सामान्य पोकेमोन निपट सकें। एरिका ने टैंगेला को वापस ले लिया और फिर दूसरे पोकेमोन को बाहर भेजा। वीपिनबेल, कृपया। महान आंखों की एक जोड़ी और तुरही के आकार के शरीर वाली वीपिनबेल प्रकट हुई। बैककोट बैककोट बैककोट। LV28 वीपिनबेल सामान्य। बैककोट बैककोट बैककोट। ये विकसित क्यों नहीं हो सकता? वीपिनबेल का स्तर देखकर गैरी हैरान रह गया। ये स्तर पहले से ही बहुत ऊंचा है और लीफ स्टोन के साथ ये लगभग विक्ट्रीबेल के बराबर हो सकता है। और मुझे नहीं पता एरिका क्या सोच रही है। जिम के बाहर लगा पारदर्शी कांच दीवार का काम करता है, लेकिन युद्ध क्षेत्र का ये हिस्सा बंद क्यों है? यहाँ सूरज की रोशनी आती है और इससे घास प्रकार के पोकेमोन की युद्ध शक्ति और प्रतिक्रिया में कुछ हद तक सुधार होगा। अजीब बात है। हालांकि वीपिनबेल का स्तर काफी ऊंचा था, गैरी का पोकेमोन बदलने का कोई इरादा नहीं था। अलाकाज़म की मौजूदा युद्ध शक्ति को देखते हुए इस वीपिनबेल को हराना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अलाकाज़म की आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और भ्रम ने तुरंत वीपिनबेल को घेर लिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। वीपिनबेल, एसिड का इस्तेमाल करो। एरिका दबने वाली नहीं थी और उसने तुरंत पलटवार किया। कंफ्यूजन द्वारा नियंत्रित होने के बावजूद वीपिनबेल का मुंह अभी भी स्प्रे कौशल का उपयोग कर सकता था और बैंगनी विष का एक पूल थूककर अलाकाज़म की ओर उछल गया। ये देखकर अलाकाज़म ने तुरंत वीपिनबेल को नीचे रख दिया और विष पर पलटवार करने के लिए कंफ्यूजन का इस्तेमाल किया, जिससे विष वीपिनबेल पर चारों ओर फैल गया, लेकिन विष प्रकार के पोकेमोन का उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। साइबीम। उस तरह की पत्ती। अलाकाज़म ने हमले के लिए साइबीम का इस्तेमाल किया। वीपिनबेल ने उसी समय रेजर लीफ का भी इस्तेमाल किया था। दोनों कौशल आपस में टकराए और प्रकाश ने तुरंत अपने सामने अवरोधक के रूप में मौजूद रेजर लीफ को पराजित कर दिया और वीपिनबेल पर प्रहार किया। खटखटाओ। इसका परिणाम शानदार रहा। वीपिनबेल दर्द से चीख उठी। इतनी कमजोर। गैरी को लगा कि एरिका का पोकेमोन बहुत कमजोर था। उसमें लेवल तो थे, लेकिन लड़ने की क्षमता बहुत कम थी। मुझे समझ नहीं आता कि एरिका ने साधारण क्षमता वाली वीपिनबेल को विकसित करते समय क्या सोचा था। साइबीम। गैरी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए अलाकाज़म ने फिर से साइबीम का इस्तेमाल किया और तुरंत वीपिनबेल को हरा दिया। अलाकाज़म LV23-24। वीपिनबेल को हराने के बाद अलाकाज़म का स्तर एक स्तर बढ़ गया। ये गैरी बहुत ही शानदार है। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने मिस एरिका के 2 पोकेमोन को सिर्फ एक पोकेमोन से हरा दिया। कोई बात नहीं, सुश्री एरिका के पास अभी भी इस्तेमाल करने के लिए एक पोकेमोन है, वह निश्चित रूप से बाजी पलटने में सक्षम होंगी। जिम में मौजूद महिला प्रशिक्षु एरिका को नुकसान में देखकर चिंतित हो गईं, और उनमें से कुछ अभी भी जिद्दी थीं, ये सोचकर कि एरिका स्टेटस को पलट सकती है। सबरीना किनारे से ठंडे भाव से देख रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अलाकाज़म गैरी के हाथ में मौजूद सबसे शक्तिशाली पोकेमोन नहीं था, और एरिका गैरी को इससे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। हालांकि दोनों पोकेमोन हार गए थे, लेकिन एरिका को पूरा भरोसा था कि उसके तुरुप के पत्ते वाले पोकेमोन को एक सामान्य पोकेमोन से हराया नहीं जा सकता। गैरी, मैं मानता हूं कि तुम ताकतवर हो, लेकिन पोकेमोन के प्रति मेरा प्यार तुमसे नहीं हारेगा। जाओ। USLAVE बड़ी ई। एरिका ने अपना आखिरी पोके बॉल फेंका। महान पोके बॉल खुली और उसमें से सफेद रोशनी का एक गोला निकला और मैदान पर जा गिरा। उस्लाव्याए। एक नीले पौधे जैसी आकृति वाला एबजॉर्ब बल्ब पोकेमोन प्रकट हुआ। यह एरिका का तुरुप का पत्ता पोकेमोन ग्लूम था।
बैककोट LV33 उस्लावियाई जिम। बैककोट। ग्लूम को देखकर गैरी ने फ्राउनिंग किया। ऐसा नहीं है कि एरिका का USLAVE बड़ी ई भाव मजबूत है, बल्कि इसलिए कि उसके सामने का USLAVE बड़ी ई भाव भी बहुत कमजोर है। एरिका के लिए ये ग्लूम तुरुप का पत्ता इसलिए बन सकता है क्योंकि इसमें दुर्गंध पैदा करने की क्षमता है। इससे निकलने वाली दुर्गंध बेहद भयानक होती है। सामान्य पोकेमोन इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते और दुर्गंध से ही बेहोश हो जाते हैं। ग्लूम की दुर्गंध के कारण एरिका इतने लंबे समय तक जिम लीडर के रूप में काम कर सकती है, जबकि उसकी अपनी ताकत काफी औसत दर्जे की है। गैरी को तो ये भी लगता था कि एरिका ने ग्लूम को विकसित नहीं होने दिया क्योंकि विकसित होने के बाद ग्लूम की बदबू करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। उस्लावियाई, अपनी बदबू छोड़ दो, एरिका ने आदेश दिया। उस्लावियाई। ग्लूम की फूल की कली के सिर से करी रंग की हवा निकली, जो अलाकाज़म की ओर बह गई। अलाकाज़म का भ्रम भी उस दुर्गंध को रोक नहीं पाया। कुछ सांसें लेने के बाद ही वह दुर्गंध से बेहोश हो गया। क्या ये बदबू इतनी भयानक है? बदबू से बेहोश हुए अलाकाज़म को देखकर गैरी अवाक रह गया। मेरी USLAVE बड़ी बदबू बहुत भयानक है। अगर तुम्हारे पोकेमोन इस बदबू को सहन नहीं कर सकते, तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। हा। एरिका विजयी भाव से हंस पड़ी। एरिका को इस बात पर गर्व करते देख गैरी अवाक रह गया। लड़ने का ये पेचीदा तरीका बिल्कुल बेकार है। उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में तो यह मंच तक भी नहीं पहुंच पाता। आधिकारिक प्रतियोगिता स्थल बहुत बड़ा है। भले ही आपके ग्लूम से बदबू आ रही हो, लेकिन निकलते ही वह गायब हो जाएगा। सुश्री एरिका, इस तरह लड़ने से पोकेमोन की ताकत में सुधार नहीं होगा, गैरी ने कहा। एरिका दंग रह गई। उसे गैरी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह हमेशा ऐसा ही करती थी। वह अपनी समस्या को आसानी से स्वीकार नहीं करती थी। उसने हठपूर्वक कहा, यह भी एक तरह की ताकत है। अगर आप में क्षमता है, तो आकर मुझे हरा दीजिए। गैरी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अलाकाज़म को वापस लिया और एक पोके बॉल फेंकी। महान। बैककोट LV31 शिज़ो क्वासी एलीट। बैककोट शिज़ो। गैरी ने स्किज़ोर को मैदान में उतारा। क्या ये तो स्टील टाइप का पोकेमोन है? एरिका चौंक गई। हालांकि एरिका कमजोर थी, फिर भी उसे पोकेमोन के बारे में जानकारी थी। उसे पता था कि स्टील टाइप के पोकेमोन में एक खास बात होती है, वो ये कि उनमें सूंघने की शक्ति नहीं होती। सिज़ोर के सामने सूंघने की शक्ति बेअसर थी। फ्यूरी कटर कॉम्बो। गैरी का दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। वूश। एक लाल रोशनी मैदान को भेदती हुई पलक झपकते ही ग्लूम के सामने आ पहुंची। ग्लूम बहुत डरपोक था और उसने तुरंत एक दुर्गंध छोड़ी, लेकिन उस दुर्गंध का सिज़ोर पर कोई असर नहीं हुआ। कीट की ऊर्जा उसके पंजों पर टिकी रही और एक हंसिया का आकार ले लिया। जैसे ही सिज़ोर ने अपने पंजों को हिलाया, ऊर्जा का वह हंसिया ग्लूम पर लगातार प्रहार करता रहा। उस्लावियाई। ग्लूम के चीखने चिल्लाने के बीच स्किज़ोर ने कई कॉम्बो अटैक किए। ग्लूम कई मीटर दूर जा गिरा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थीं। ग्लूम। एरिका तुरंत ग्लूम की ओर दौड़ी। ग्लूम एरिका का पसंदीदा पोकेमोन है। ऐश ने ग्लूम को बचाने के लिए उसे बेच दिया था। ग्लूम ने लड़ने की क्षमता खो दी है। स्किज़ोर जीत गया। विजेता है चैलेंजर गैरी। रेफरी क्षेत्र में मौजूद महिला प्रशिक्षु ने भी अंतिम फैसला सुनाया। युद्ध समाप्त हो गया। एरिका द्वारा ये पुष्टि करने के बाद कि ग्लूम ठीक है, वह गैरी के पास गई और जिम का बैज निकाला। गैरी, रेनबो बैज तुम्हारा है। मैं तुम्हारे पिछले सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार करूंगी, एरिका ने कहा। धन्यवाद। गैरी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसे धन्यवाद दिया और बैज अपने हाथ में ले लिया। डिंग। मिशन पूरा हुआ, इनाम स्पेस बैकपैक में वितरित कर दिया गया है। ये बहुत दुख की बात है कि सनी डे तकनीक में महारत हासिल करने वाले सभी पोकेमोन दादाजी के पास हैं, गैरी ने मन ही मन सोचा। गैरी पर मौजूद कोई भी पोकेमोन सनी डे तकनीक में महारत हासिल नहीं कर सकता। केवल प्रोफेसर ओक के साथ मौजूद एग्जीक्यूटर और बटरफ्री ही इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। ग्रोलिथे, आर्कैनिन में विकसित होने के बाद ही सनी डे तकनीक सीख सकता है। बाकी पोकेमोन इस तकनीक में महारत हासिल नहीं कर सकते। सेलाडॉन जिम से निकलने के बाद सबरीना ने पूछा, गैरी, क्या हम अब फ्यूशिया सिटी जा रहे हैं? जल्दी नहीं है, चलो यहाँ गेम हॉल में खेलने चलते हैं। मैंने सुना है कि गेम हॉल में गेम कॉइन के बदले दुर्लभ पोकेमोन मिल सकते हैं, गैरी ने कहा। गेम हॉल। सबरीना ने गेम हॉल के बारे में सुना तो था, लेकिन वह कभी वहां गई नहीं थी। हाँ, वहां कुछ मजेदार खेल हैं। मैं उन्हें आजमाऊंगा। अगर मैं बहुत सारे गेम कॉइन जीत लेता हूं, तो मैं उन्हें आर्केड में पोकेमोन के बदले एक्सचेंज कर सकता हूं। गैरी ने सबरीना का हाथ पकड़ा और पोकेमोन सेंटर की ओर दौड़ पड़ा। अलाकाज़म को नस जॉय को सौंपने के बाद दोनों आर्केड की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें दोपहर का भोजन करने के लिए एक रेस्तरां मिला। पेट भरने के बाद वे आर्केड लौट आए। योजक चिन्ह। आप दोनों का स्वागत है। दरवाजे पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने गैरी और सबरीना को आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। उनमें से एक महिला आगे बढ़ी और बोली, नमस्कार, दो अतिथिगण, मेरा नाम लिली है।
यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। गैरी ने लिली की तरफ देखा। ये रिसेप्शनिस्ट लड़की वाकई बहुत सुंदर थी। ऐसा लग रहा था मानो ये टीम रॉकेट द्वारा शुरू की गई कोई इंडस्ट्री हो। अनुमान था कि यहाँ रिसेप्शनिस्टों का वेतन बहुत अधिक होगा, वरना इतनी सुंदर लड़की को वे भर्ती नहीं कर पाते। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं गेम के सिक्के कैसे बदलूं? गैरी ने पूछा। कृपया मेरा पीछा करें। लिली गैरी और सबरीना को चौक के काउंटर पर ले आए और पूछा, अतिथि, यहाँ नकद और गेम कॉइन की विनिमय दर एक गेम कॉइन के लिए 100 पोके डॉलर है। आपको कितने चाहिए? गैरी हैरान रह गया। उसे इस खेल के हॉल में सिक्कों की इतनी ज्यादा कीमत की उम्मीद नहीं थी। 1 से 100 का अनुपात कुछ ज्यादा ही है। चलो पहले 200 गेम कॉइन से खेलते हैं, गैरी ने अपना काला कार्ड निकालते हुए कहा। लिली उस काले कार्ड को देखकर दंग रह गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि ऐसे कार्ड के मालिक का रुतबा कितना ऊंचा होता है। अचानक लिली ने गैरी को थोड़ी प्रशंसा भरी नजरों से देखा। लिली के मन में पहले तो कोई खास विचार नहीं थे, लेकिन काला कार्ड देखने और सबरीना को देखने के बाद लिली को लगा कि गैरी को शायद परिपक्व बड़ी बहनें पसंद हों, इसलिए उसने सोचा कि शायद उसे मौका मिल सकता है। इसी समय सबरीना अचानक गैरी से एक कदम आगे बढ़कर एक सीढ़ी पर खड़ी हो गई, जिससे लिली को गैरी दिखाई न दे। अतिथि, आपके गेम कॉइन बदल दिए गए हैं, काउंटर पर खड़ी खूबसूरत वेट्रेस ने कहा और काउंटर पर एक सुंदर डिब्बा रखा, जिसमें 200 गेम कॉइन करीने से रखे हुए थे। पोकेमोन के बदले में आप क्या लेते हैं? गैरी ने पूछा। ये वो पोकेमोन हैं जिन्हें हम इस तिमाही में बदल सकते हैं। हर पोकेमोन की क्षमता जिम लेवल से कम नहीं है। काउंटर पर बैठी महिला ने अपने सिर के ऊपर लगे इनाम विनिमय बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। हौसिया 20,000 सिक्के, निडोरिनो 30,000 सिक्के, वल्पिक्स 60,000 सिक्के, पोरीगोन 50,000 सिक्के, ईवी 50,000 सिक्के, पिंसिर 55,000 सिक्के, स्काइथर 55,000 सिक्के। गेम कॉइन से 7 पोकेमोन का आदान प्रदान किया जा सकता है। प्रत्येक पोकेमोन अपेक्षाकृत दुर्लभ है। विनिमय दर 1:100 है। एक हौसिया को खरीदने के लिए लगभग 2 मिलियन पोकेमोन लगते हैं। ये कीमत बाजार मूल्य के लगभग बराबर या उससे थोड़ी अधिक है। इसलिए पोकेमोन खरीदने के लिए नकद के बदले गेम कॉइन लेना निश्चित रूप से घाटे का सौदा है। अगर आप फेटशाली रहे और 50,000 गेम कॉइन जीत गए तो यह एक लाभदायक व्यवसाय होगा। हालांकि अगर आप गेम कॉइन जीतकर पोकेमोन बदलना चाहते हैं तो यह मुश्किल होगा। इस आर्केड को गेम कहा जाता है, लेकिन असल में ये जुआ है। जब तक ये जुआ है, इसमें धोखाधड़ी तो होगी ही। इसमें पर्याप्त पैसे जीतना नामुमकिन है। ये ईवे अच्छी है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पोकेमोन में से गैरी को केवल ईवे ही पसंद आया। ईवी के 8 विकासवादी रूप हैं। यदि टीम में किसी गुण की कमी है तो उसे उस गुण की दिशा में विकसित करें जिसकी कमी है। मूल श्रृंखला में गैरी ने एक ईवे का प्रजनन भी किया था। वह ईवे बहुत शक्तिशाली थी और उसने ऐश के पिकाचू को आसानी से हरा दिया था। बाद में वह ईवे अम्ब्रायन में विकसित हुई, जिसे ईवे परिवार में सबसे मजबूत ढाल का खिताब प्राप्त है। अम्ब्रायन एक डार्क टाइप पोकेमोन है। इसकी फिजिकल डिफेंस, स्पेशल डिफेंस और एचपी बहुत ज्यादा होती है। पीवीपी में यह एक मेगा टैंक की तरह काम करता है। विरोधी को अम्ब्रायन मैदान में उतारते देख खिलाड़ियों को सिरदर्द होने लगता है। यह एक और ऐसा खेल है जिसमें सहनशक्ति की परीक्षा होती है। अतिथि, हमारे गेम हॉल में मौजूद पोकेमोन बहुत अच्छे हैं। इस बार आए सभी ईवे बहुत अच्छे हैं। उनमें जिम स्तर से ऊपर जाने की क्षमता है, काउंटर पर मौजूद खूबसूरत महिला ने परिचय कराया। सबरीना, क्या तुम्हें ईवे पसंद है? गैरी ने पूछा। गैरी, क्या तुम ईवे को खरीदने की योजना बना रहे हो? सबरीना ने आश्चर्य से पूछा। सबरीना गैरी का दिया हुआ उपहार स्वीकार कर सकती है, लेकिन वह बहुत महंगा उपहार स्वीकार नहीं करेगी। एक ईवी को पाने के लिए 50,000 गेम कॉइन लगते हैं, जो नकद में 5 मिलियन के बराबर है। नीलामी में भी आपको इतनी कीमत नहीं मिल सकती। बिल्कुल नहीं। आपके लकी चार्म से, बेशक, आप 2 ईव जीतेंगे, गैरी ने कहा। सबरीना, जीतना? कैसे? सबरीना असमंजस में थी। वह पहली बार आर्केड में आई थी और उसे आर्केड मशीनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मेरे साथ आइए। गैरी ने सबरीना का हाथ पकड़ा और आर्केड क्षेत्र की ओर चल पड़ा। लिली ने उसका पीछा किया और जानबूझकर अपने सफेद रंग के क्लीवेज को प्रदर्शित किया। लिली, तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद खेल सकता हूँ, गैरी ने उसे विदा करते हुए कहा। ठीक है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मिस्टर गैरी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि लिली को पछतावा हो रहा था। गैरी बोल चुके थे, इसलिए उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिली को जाते देख सबरीना का मूड तुरंत काफी बेहतर हो गया। सबरीना, चलो खेलते हैं। गैरी सबरीना को एक पिनबॉल मशीन के पास ले गया, जो कांटो क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय गेम मशीन थी, और अन्य स्थानों के आर्केड में भी पिनबॉल मशीनें थीं। यह क्या है? घर में रहना पसंद करने वाली सबरीना ने स्वाभाविक रूप से कभी पिनबॉल मशीन नहीं देखी थी।
उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग खेल रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें आकर्षक क्या है। ये बहुत आसान है। खेल के सिक्के यहाँ फेंकें और मशीन यहाँ से छोटी स्टील की गेंदें निकालेगी। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर दिखाए गए गुणकों के साथ साथ कंचे के चैनल को भी देखें। स्टार्ट बटन दबाएं और मशीन यादृच्छिक रूप से एक गुणक और चैनल निर्धारित करेगी। इस समय मार्बल को चैनल में और फिर नेल बोर्ड में ले जाने के लिए दाईं ओर स्थित लीवर को खींचें। जब तक मार्बल लाल बत्ती वाले चैनल में प्रवेश कर सकता है, तब तक आप संबंधित गुणकों के मार्बल प्राप्त कर सकते हैं और फिर आप इन मार्बलों का उपयोग खेल के सिक्कों के बदले कर सकते हैं। गैरी ने सबरीना को विस्तार से समझाया। गेम प्ले बहुत ही सरल है। पहले गैरी ने इसे कुछ बार आजमाया, फिर सबरीना को आजमाने दिया। सबरीना जल्द ही पिनबॉल मशीन खेलना सीख गई। गैरी, क्या तुम चाहते हो कि मैं मानसिक शक्ति का उपयोग करके कंचों को चैनल से जल्दी गुजार दूं? सबरीना ने चुपके से टेलीपैथी का उपयोग करके गैरी को एक संदेश भेजा। गैरी ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, नहीं तो तुम मेरे लिए लकी चार्म कैसे हो सकते हो? सबरीना को थोड़ी हंसी भी आई और थोड़ी बेबसी भी हुई। उसे गैरी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे ऐसा करने देगा। गैरी आमतौर पर बहुत ही ईमानदार इंसान था, तो वो धोखा देने के बारे में सोचेगा भी क्यों? क्या आपको यकीन है कि आप ये कर सकते हैं? सबरीना ने आवाज के जरिए पूछा। इस दुनिया में भविष्यवक्ता मौजूद हैं और यह कोई रहस्य नहीं है। जो भी आर्केड खोलने की हिम्मत करता है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए और बचाव के उपाय जरूर अपनाने चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे भविष्यवक्ताओं का सहारा लेते हैं, तो ये धोखाधड़ी होगी। चिंता मत करो, यह आर्केड कोई औपचारिक उद्योग नहीं है। अगर हम पैसे जीत जाते हैं, तो दूसरी पार्टी को न्याय नहीं मिल पाएगा, गैरी ने कहा। यह आर्केड रहस्यों से भरा है। यह कांटो क्षेत्र में टीम रॉकेट द्वारा स्थापित एक गुप्त अड्डा है और यह महत्वपूर्ण परिवहन तस्कों के लिए जिम्मेदार है। आर्केड में इनाम के तौर पर कई दुर्लभ पोकेमोन मिल सकते हैं। इन पोकेमोन का स्रोत जरूर कुछ पेचीदा होगा। अगर यहाँ बिना जांच पड़ताल के कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो टीम रॉकेट हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेगी। हालांकि गैरी का इरादा टीम रॉकेट को उकसाने का नहीं है, लेकिन टीम रॉकेट बहुत ही उतावली है और गैरी से झगड़ा करने की पहल करती है, इसलिए गैरी को टीम रॉकेट के पत्ते काटने पड़ते हैं। गैरी को वर्मिलियन सिटी में हुई घटना हमेशा याद रही है। जहां तक गैरी के टीम रॉकेट को उकसाने से न डरने की बात है, तो इसका स्वाभाविक कारण यह है कि सबरीना भी आसपास मौजूद है। यहाँ के सभी उपकिले में मौजूद लोग शायद सबरीना से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। ठीक है, मैं एक बार तुम पर भरोसा करता हूँ। सबरीना अब और संकोच नहीं कर रही थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि गैरी को ये खेल का हॉल औपचारिक क्यों नहीं लग रहा था, लेकिन उसे गैरी के चरित्र पर पूरा भरोसा था। सबरीना भी बहुत सतर्क थी। उसे डर था कि कहीं उसकी भेद न खुल जाए, इसलिए वह अपनी मानसिक क्षमता का इस्तेमाल गुप्त रूप से करती थी। ये बात पूरी तरह से छिपी हुई थी कि सबरीना ने साइकिक का इस्तेमाल किया था। जब सबरीना का व्यक्तित्व विभाजित हो गया था, तब उसकी मानसिक क्षमताएं बेहद भयावह थीं। अब जबकि उसका व्यक्तित्व एक में समाहित हो गया है, वह मानसिक शक्ति का उपयोग करने में अधिक कुशल हो गई है। वाह, मैंने 5000 गेम कॉइन जीत लिए। महज 10 मिनट से कुछ अधिक समय में सबरीना ने 5000 गेम कॉइन जीत लिए, जो 100,000 के लक्ष्य से एक बड़ा कदम आगे था। चलो मशीन बदल लेते हैं, गैरी ने सुझाव दिया, क्योंकि वह एक पिनबॉल मशीन पर मिली अपनी सफलता पर ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। सबरीना 10 मिनट से अधिक समय से खेल रही थी और गेम हॉल में मौजूद लोगों ने अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं किया था, जिससे पता चलता है कि पिनबॉल मशीन में कुछ हजार गेम कॉइन खोने से कोई अलार्म या ऐसी कोई घटना नहीं होगी। गैरी को लगा कि अलार्म जल्द ही बज सकता है, इसलिए उन्हें जल्दी से मशीन बदलनी होगी, अन्यथा एक ही मशीन में पर्याप्त पिनबॉल नहीं होंगे। गैरी और सबरीना ने प्रत्येक पिनबॉल मशीन से 5000 गेम कॉइन जीते और आगे बढ़ गए। 100 फेट से यहाँ कई पिनबॉल मशीनें थीं। उन्हें केवल 100,000 गेम कॉइन की आवश्यकता थी, इसलिए 20 मशीनों में से प्रत्येक से 5000 गेम कॉइन जीतना पर्याप्त होगा। गेम हॉल में कुल 100 पिनबॉल मशीनें थीं। 1 घंटे बाद गैरी के हाथ में सिक्कों से भरी एक टोकरी थी और उसके बगल में जमीन पर सिक्कों से भरी एक और टोकरी पड़ी थी। इस प्रकार कुल मिलाकर 2 टोकरियां हो गईं। खेल के सिक्कों से भरी दोनों टोकरियों का कुल योग ठीक 100,000 खेल के सिक्के थे। पिनबॉल मशीन में जीती गई गोलियों को सीधे मशीन में ही गेम के सिक्कों में बदला जा सकता था। इसके लिए बार बार काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं थी, जिससे कर्मचारियों को शक हो सकता था। सबरीना, अब हम जा सकते हैं, गैरी ने कहा। क्या ये सचमुच ठीक है? सबरीना ने सिक्कों से भरी 2 बड़ी टोकरियों को देखते हुए धड़कते दिल से पूछा। 100,000 सिक्के 10 मिलियन के बराबर थे, जो शायद गेम हॉल के 1 महीने के मुनाफे के बराबर था। अगर कर्मचारियों को इतने सारे गेम के सिक्के दिखते, तो क्या वे उन्हें जाने देते? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, चलो चलते हैं। हाँ, सबरीना ने सिर हिलाया। इसलिए वे दोनों एक एक टोकरी लिए हुए खेल के सिक्कों को बदलने के लिए खेल हॉल के फ्रंट डेस्क पर गए। अरे अतिथि, आपने तो ढेर सारे गेम कॉइन जीत लिए। रिसेप्शन पर बैठी खूबसूरत महिला दंग रह गई।
वह इतने लंबे समय से काम कर रही थी, लेकिन उसने पहली बार किसी को एक साथ इतने सारे गेम कॉइन जीतते देखा था। हाँ, मेरे लिए उन्हें 2 ईवे से बदल दो, गैरी ने कहा। ठीक है, लेकिन हमें इन्हें गिनना होगा। खेल के सिक्के बहुत ज्यादा हैं। फिर उन्हें जल्दी से गिन लो। काउंटर पर मौजूद सभी महिलाएं दौड़कर आईं और गेम के सिक्के गिनने लगीं। मशीन की मदद से वे उन्हें जल्दी गिन सकती थीं। जैसे ही खेल के सिक्कों की गिनती हो रही थी, फ्रंट डेस्क पर बैठी खूबसूरत महिला एक पेशेवर मैनेजर की वर्दी पहने एक महिला को लेकर आई। उस महिला के छोटे बैंगनी बाल थे और उसने काले फ्रेम वाला गोल चश्मा पहन रखा था। वह एक सक्षम स्वभाव की थी और एक आदर्श कामकाजी महिला थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 माटोरी। गैरी ने उसे पहचान लिया। मैटोरी जियोवानी की सचिव थी। उसकी उप स्टेटस से संकेत मिलता है कि जियोवानी भूमिगत अड्डे में हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम मायू है और मैं इस गेम हॉल की मैनेजर हूँ। मैंने अभी अभी आप दोनों को पिनबॉल मशीन खेलते हुए देखा। आप दोनों एक बार भी नहीं हारे और पिनबॉल हर बार सही जगह से निकल जाती हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? मातोरी ने पूछा। सबरीना का दिल बैठ गया। वह धोखा देते हुए पकड़ी गई थी और थोड़ी घबराई हुई भी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, जिससे लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि वह क्या सोच रही है। क्यों? बिल्कुल, मैं फेटशाली हूँ। क्या गलत है? क्या आप अपने खेल के मैदान में ग्राहकों को केवल पैसे हारने की अनुमति देते हैं, जीतने की नहीं? गैरी ने पलटवार किया। मैटोरी को लगा कि सबरीना इस घटना की मास्टरमाइंड है और जब उसने गैरी को उससे बात करने के लिए बाहर आते देखा तो वह थोड़ी हैरान रह गई। हालांकि गैरी का स्पष्टीकरण कुछ ज्यादा ही अटपटा था। भले ही वह फेटशाली था, लेकिन हर बार कंचे का सही जगह पर गिरना असंभव था। क्या वह सच में लोगों को बेवकूफ समझता था? बिल्कुल नहीं। हमारे खेल के मैदान में जीतने वाले और हारने वाले होते हैं। अगर आप सचमुच किस्मत से जीतते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से इनाम ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अज्ञात तरीके से जीतते हैं, तो हमारा खेल का मैदान अंत तक आपका पीछा करेगा। बाद वाले की बात करें तो माटोरी ने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर ली, जिसमें स्पष्ट रूप से चेतावनी का भाव छिपा था। तुम्हारा मतलब है कि मैंने धोखा दिया है, तो ठीक है, पुलिस को बुला लो। गैरी ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल फोन निकाला और पुलिस को फोन करने की तैयारी करने लगा। 1 मिनट रुको, माटोरी ने उसे तुरंत रोक दिया। क्या आपको शक नहीं कि मैंने धोखा दिया है? तो फिर पुलिस को बुलाओ। गैरी का रवैया बहुत ही दबंग था। मातोरी मन ही मन बहुत गुस्से में थी। अगर बॉस भूमिगत अड्डे में नहीं होता, तो वह सचमुच ऑफिसर जेनी को बुलाना चाहती थी, लेकिन जाहिर तौर पर यह असंभव था। मुझे उम्मीद है कि तुम समझाने की पहल करोगे। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी जवान हो, इसलिए इस बार जाने दो। अगर बात हद से बढ़ गई, तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे माता पिता को भी पता चल जाएगा, माटोरी ने याद दिलाया। बस मुझे बता दो कि तुम अदला बदली करना चाहते हो या नहीं। अगर नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। सोचने के लिए मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देती हूँ। गैरी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मटोरी, हे, ये बच्चा बहुत जिद्दी है। लेकिन मैटोरी के पास गैरी से निपटने का कोई उपाय नहीं था। अगर वह सच में पुलिस को बुला लेता, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। मैनेजर मटोरी, मुझे आपसे कुछ कहना है। इसी समय लिली, जो पहले गैरी और अन्य लोगों से मिल चुकी थी, वहां आ गई। माटोरी थोड़ी नाखुश थी और उसे लगा कि लिली ने उस मौके का ख्याल नहीं रखा जब वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने लिली को बोलने दिया। तुम क्या कहना चाहते हो? मातोरी ने पूछा। लिली ने मातोरी के कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाया। गैरी को देखते ही मातोरी की आंखें अचानक हैरानी से चौड़ी हो गईं। लिली भी मुस्कुराई और एक तरफ हट गई। गैरी उन दोनों लोगों को देखकर भ्रमित हो गया था। उसे नहीं पता था कि लिली ने माटोरी से क्या कहा था। हालांकि लिली रिसेप्शनिस्ट थी, लेकिन ये संपत्ति टीम रॉकेट की थी। किसे पता था कि रिसेप्शनिस्ट टीम रॉकेट की सदस्य होगी? माटोरी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने काउंटर पर बैठी महिलाओं से कहा, उसे 2 ईवियां दे दो। आहा, हाँ। काउंटर पर मौजूद महिलाएं भी हैरान थीं। उन्हें समझ नहीं आया कि माटोरी समझौता क्यों करेगी, लेकिन चूंकि माटोरी बोल चुकी थी, इसलिए उनके पास उसके आदेश का पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं था और वे पीछे के कमरे में जाकर 2 पोके बॉल निकालकर काउंटर पर रख दिए। मेहमान, ये वही ईव हैं जो आप चाहते थे। उस महिला ने पोके बॉल खोली और 2 ईवियों को बाहर निकाला। ईव, ईव। 2 ईवियों को छोड़ा गया जो लोमड़ी की तरह दिखती थीं, जिनके पूरे शरीर पर भूरे बाल थे और मोटी अंडाकार नुकीली पूंछें थीं। जब दोनों ईवियों ने अपने आसपास के लोगों को देखा तो वे अजनबियों से नहीं डरे। ये स्पष्ट था कि वे अक्सर मनुष्यों के संपर्क में आते थे। संभवतः वे किसी पशुपालक से आए थे। गैरी को पता था कि टीम रॉकेट के पास भी एक विशेष प्रजनन केंद्र था। ईवी एक ऐसा पोकेमोन है जिसमें अनुकूलन क्षमता बहुत अधिक होती है, उसे टीम रॉकेट में ही पाला जाना चाहिए। जिम में भाग लेने की क्षमता रखने वाले ईवे का प्रजनन कराना टीम रॉकेट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। टीम रॉकेट पोकेमोन में कुछ बदलाव भी करती है।
उदाहरण के लिए, कैसिडी और बुच को टीम रॉकेट के प्रजनन केंद्र से एक विशेष ड्रोजी मिला, जो अपनी सम्मोहक तरंग से लक्ष्य को सीधे प्रभावित कर सकता है। बैककोट LVBC वेक जिम LVBC वेक जिम बैककोट दोनों ईवीओं का स्तर काफी ऊंचा है और दोनों में जिम में भाग लेने की क्षमता है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीम रॉकेट का प्रजनन केंद्र कांटो क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध होना चाहिए और केवल उच्च स्तरीय प्रजनन केंद्र ही अक्सर जिम क्षमता या उससे ऊपर के पोकेमोन का प्रजनन कर सकते हैं। टीम रॉकेट के पास बहुत सारे उद्योग हैं। पोकेमोन से संबंधित प्रजनन केंद्रों और अन्य वाणिज्यिक उद्योगों के अलावा ट्रेनर स्कूल और अस्पताल जैसे उद्योग भी हैं, जिन्होंने एक पूरी औद्योगिक श्रृंखला का निर्माण किया है। हालांकि एनिमेशन की दुनिया में जियोवानी बेहद अक्षम है। वह दिन भर पौराणिक पोकेमोन को जीतना चाहता है और उनकी शक्ति का उपयोग करके दुनिया पर राज करना चाहता है। म्यूटू को सफलतापूर्वक बनाने के अलावा जियोवानी ने कोई और उपलब्धि हासिल नहीं की है। भागे हुए म्यूटू को क्वेस्ट्स ने के लिए टीम रॉकेट ने अपनी अधिकांश सेना भेजी, लेकिन अंततः खाली हाथ लौट आई। समय बीतने के साथ टीम रॉकेट भारी कर्ज में डूब गई और संचालन जारी रखने के लिए उन्हें अपने कारोबार बेचने पड़े। बाद में वे उन निम्न स्तर की कंपनियों से भी बदतर हो गए। इसलिए टीम रॉकेट को इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। जियोवानी की अपनी काबिलियत की वजह से ही उसके नेतृत्व में टीम रॉकेट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। सबरीना, एक ईवे चुनो, गैरी ने कहा। सबरीना आगे बढ़ी और दोनों ईवियों को देखने लगी। ईवी दोनों ईवियों को यह भी पता था कि उन्हें गेम कॉइन के बदले में दिया गया था, और वे बहुत खुश थे क्योंकि उनके ट्रेनर, जिन्हें गेम कॉइन के बदले में दिया जा सकता था, या तो अमीर थे या कुलीन थे और उनके लिए अच्छे दिन आने वाले थे। मैं इसे चुनूंगा। सबरीना ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने सबसे करीब मौजूद ईवे को चुन लिया। गैरी ने दूसरा विकल्प चुना। चयन करने के बाद रिसेप्शन पर मौजूद महिला ने गैरी और सबरीना को ईवे की पोके बॉल भी सौंप दी। क्योंकि गैरी के पोकेमोन भरे हुए थे, इसलिए उसने सबरीना से पहले पोकेमोन इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा और फिर उसने पोकेमोन को प्रोफेसर ओक की प्रयोगशाला में टेलीपोर्ट किया और एक ईवे को ले आया। श्री गैरी, अगली बार आपका स्वागत है। मटोरी पहले की तरह गंभीर नहीं थे, बल्कि प्रशंसात्मक थे और उन्होंने धोखाधड़ी का जिक्र तक नहीं किया। गैरी ने लिली की तरफ देखा। उसे हमेशा इस बात की जिज्ञासा रहती थी कि लिली ने ऐसा क्या कहा था जिससे माटोरी का रवैया इतना बदल गया। अगर अगली बार कोई दुर्लभ पोकेमोन मिला तो मैं फिर आऊंगा। मैं अब जा रहा हूँ। ईवी को अपने हाथ में लेकर गैरी का अब और रुकने का इरादा नहीं था और वह सबरीना के पीछे पीछे गेम हॉल से बाहर निकल गया। योजक चिन्ह। खेल के मैदान के तहखाने में। मालिक, ऊपर का मामला सुलझ गया है, मातोरी ने अंधेरे में छिपे एक व्यक्ति को बताया। वह व्यक्ति मालिक की कुर्सी पर मातोरी की ओर पीट करके बैठा था। क्या कोई धोखा दे रहा है? अंधेरे से एक आदमी की धीमी आवाज आई। हमें धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन दूसरे पक्ष का नाम गैरी ओक है और वह प्रोफेसर ओक का पोता है। हमने उनके पिनबॉल मशीन खेलते हुए का वीडियो भी कॉपी कर लिया है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में किया जा सकता है, माटोरी ने कहा। प्रोफेसर ओक का पोता यहाँ है। उस आदमी ने अपनी कुर्सी आगे की ओर घुमाई और अपना चेहरा दिखाया। ये टीम रॉकेट का सरगना जियोवानी था। प्रोफेसर ओक एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं और उनका कांटो लीग से कोई न कोई संबंध जरूर होगा। दूसरे पक्ष का पोता उनके पास आया था, जिससे जियोवानी को शक हुआ कि गैरी के कुछ और इरादे हो सकते हैं। बॉस, कृपया निश्चिंत रहें, दूसरा पक्ष तो बस एक बच्चा है। उसे बस ईवे चाहिए और उसके मन में कोई और विचार नहीं होंगे, माटोरी ने कहा। मुझे उम्मीद है अन्य सैन्य अड्डों पर तैनात लोगों को हाल ही में सावधानी से काम करना चाहिए। क्या हमें गैरी के साथ कुछ करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, जियोवानी ने हाथ हिलाया। जियोवानी का गैरी के साथ कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार प्रोफेसर ओक पोकेमोन लीग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अगर उनके पोते को कुछ हो जाता है तो इससे लीग के जांचकर्ताओं को निश्चित रूप से सतर्क कर दिया जाएगा। बस 2 ईवियां उन्हें मुफ्त में दे दो। अगर गैरी दोबारा आ जाए तो क्या होगा? माटोरी ने पूछा। गैरी और उसके आसपास की लड़कियों को ब्लैकलिस्ट में डाल दो। आर्केड उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, जियोवानी ने कहा। जी श्रीमान। योजक चिन्ह। सबरीना, क्या तुम्हें पता है लिली ने माटोरी से क्या कहा? आर्केड से कुछ दूर चलने के बाद गैरी ने पूछा। सबरीना एक मानसिक शक्ति वाली महिला है। भले ही उसके पास टेलीपैथी न हो, लेकिन उसकी समझने की शक्ति बहुत प्रबल है और उसे लिली की कही हुई बातें सुनने में सक्षम होना चाहिए। क्या तुम्हें लिली की परवाह है? सबरीना ने ठंडे लहजे में पूछा। सबरीना की ठंडी आवाज सुनकर गैरी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि सबरीना को थोड़ी जलन होगी। उसे इस बात से जलन हो सकती है। मुझे बस इस बात की परवाह है कि लिली ने माटोरी से क्या कहा। माटोरी अचानक इतना सहज क्यों हो गया? गैरी ने समझाया। लिली ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि आप प्रोफेसर ओक से संबंधित हैं, सबरीना ने कहा। अरे, मेरे दादाजी तो बहुत मशहूर हैं, गैरी ने हैरानी से कहा।
प्रोफेसर ओक का पदनाम उपयोगी है, लेकिन गैरी ने वास्तव में नहीं सोचा था कि इस पदनाम का उपयोग टीम रॉकेट पर भी किया जा सकता है। तुम्हारे दादा प्रोफेसर ओक हैं, जो अक्सर टीवी पर आते हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं, सबरीना ने कहा। यहाँ तक कि सबरीना, जो शोध जगत पर ध्यान नहीं देती, वह भी प्रोफेसर ओक को जानती है, जो दर्शाता है कि प्रोफेसर ओक कितने प्रसिद्ध हैं। अन्य क्षेत्रों में उनका प्रभाव उतना अधिक नहीं है, लेकिन कांटो क्षेत्र में उनका प्रभाव निश्चित रूप से बहुत अधिक है। बुरा नहीं है, कम से कम मुझे 2 ईवे मुफ्त में मिल गए, गैरी ने कहा। गैरी, गेम हॉल में मौजूद लोग पुलिस को क्यों नहीं बुलाना चाहते? सबरीना ने पूछा। अभी खेल के मैदान में पूछना उचित नहीं था, लेकिन ये देखकर कि मातोरी पुलिस को बुलाने के लिए तैयार नहीं थी, सबरीना को समझ नहीं आया कि खेल के मैदान ने क्या किया। जाहिर तौर पर यह उचित था, लेकिन उसे यह नुकसान उठाना ही था। मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन तुम किसी को मत बताना, गैरी ने कहा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, गैरी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। दरअसल वह आर्केड पोकेमोन हंटर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। हाल ही में उन्होंने जो इनाम बदले हैं, उन्हें कहीं और ले जाया जाना चाहिए था। वहां जरूर कुछ अपवित्र पोकेमोन होंगे, इसलिए वे पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ होता है? सबरीना चौंक गई। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसने पहली बार इस तरह की बात सुनी थी। उसने सोचा, तो फिर आपने पुलिस को बुलाने पर जोर क्यों नहीं दिया? ज्यादातर आर्केड ऐसा ही करते हैं। पोकेमोन की उत्पत्ति अज्ञात है, इन्हें तस्करी करके लाया जाता है। अगर आप पुलिस को बुलाते हैं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे आर्केड को नाराज कर देंगे। इसके अलावा कई आर्केड में अश्वेत पृष्ठभूमि होती है। भले ही मैं प्रोफेसर ओक का पोता हूं, अगर मैं बहुत से लोगों को नाराज करता हूं, तो यह मौत को दावत देने से कम नहीं होगा। गैरी ने सच नहीं बताया। टीम रॉकेट का मामला बहुत संवेदनशील था। गैरी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझाए, इसलिए उसने बस खानापूर्ति के लिए कोई भी बहाना ढूंढ लिया। ये वाकई बहुत जटिल है। हालांकि सबरीना सरल स्वभाव की है, लेकिन वह कई वर्षों से एक जिम का प्रबंधन कर रही है और लोगों से व्यवहार करने के कुछ सिद्धांतों को समझती है। वह ये भी समझती है कि गैरी द्वारा बताई गई स्टेटस आम है। यहाँ तक कि नीलामी में बिकने वाले कुछ पोकेमोन भी इन गेम हॉल में मौजूद पोकेमोन जितने औपचारिक नहीं होते हैं।